अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल सहर उर्दू वॉइस। मैं आज आपके लिए एक मुकम्मल नावल लेकर आई हूँ और इस नावल का नाम है वीरानिया और इसकी राइटर है ईशा खान। ये नावल लोगों की चाहल सोचों से लड़ती एक बेटी की कहानी है। रात के 12 बजे अस्पताल के एक वार्ड में पड़ी वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। इस वक्त इसे तसल्ली देने के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता था। बच्चे की पैदाइश का मरहला होता ही इतना तकलीफदा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं औरत इस मरहले में एक बार फिर मरकर फिर से जी उठती है। नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ के बाद वो पल भी आता है जब बच्चा माँ की गोद में दिया जाता है, तो वो सारी तकलीफ पसे पुश डालकर इसे अपने सीने से लगा लेती है। इंतहाई तकलीफ में भी वो अकेली इस सब से जूझ रही थी। इसका शोहर का काम सिर्फ इसे अस्पताल पहुंचाना था, जो वो किसी बोझ की तरह अपने सर से उतार कर वहां से चलता बना। कुछ देर मजीद दर्द बर्दाश्त करते जब इसकी शिद्दत खत्म हो गई, तो दोनों आंखों से आंसू टूटकर कतरे की सूरत बह गए। नींद बेहोशी की हालत में इसने जो लफ्ज़ सुने वो नरस के थे, जो किसी डॉक्टर को बुलाने का कहकर इसे स्ट्रेचर पर डाल रही थी। पड़की कलेजे में ठंड, अब तुम खुश होगी बहुत, इस बोझ को मेरे सर लाद कर, है ना। इस वक्त भी सरकारी अस्पताल के वार्ड में वो आते जाते लोगों की परवाह किए बगैर अपना गुस्सा इस पर उतार रहा था, जो बच्चे को सीने से लगाए आंखें झुकाए हुए थी। पर यह तो रब की मर्जी है, आप और मैं कौन होते हैं इसे दुनिया से आने से रोकने वाले। मरियम ने मेमना का जो आस पेश करना चाहा। रब की मर्जी मुझे मत सिखाओ, ये कहो तुम्हारे दिल की मुराद बर आई है। तुम ही चाहती थी बेटी हो। मैंने तुम्हें कहा भी था कि ज़ाया करवा दो, पर तुमने अपनी ज़िद पूरी की। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अब और पैसा इस पर नहीं बर्बाद करूँगा, समझी तुम। इसे दुनिया में लाई हो, अब आगे तुम जानो। और ये मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वो है हैदर। मेरा नाम इसके साथ जुड़ चुका है, यही एहसान मानो मेरा। बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे, अब घर चलने की तैयारी करो। मेरे फजूल वक्त नहीं है तुम्हारे चोंचले उठाने के लिए। दिल की भड़ास निकालकर जमाल वार्ड से बाहर निकल गया, जहां अब भी लोग आ जा रहे थे। पास पड़े बेड से कुछ मरीज उठ उठकर इसकी हालत पर अफसोस कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों के चेहरों पर आई मुस्कान ये समझाने को काफ़ी थी कि वो इस तमाशे से भरपूर लुत्फ उठा रहे थे। इसके पास इस सब के लिए जैसे वक्त नहीं था। अपनी हालत भूलकर इसने बच्ची को अपनी ही पहनी बड़ी सी चादर में छुपाया और खुदा का नाम लेकर इस शख्स के साथ चलती बनी। अभी तो आजमाइश शुरू हुई थी। इसे फिक्र थी तो अपनी बाहों में खेलते नन्हे वजूद की, जो मुस्तकबिल से बेखबर माँ की आगोश के मज़े लूट रही थी। 22 साल बाद क्लास में बैठा वो इस वक्त लेक्चर अटेंड कर रहा था, जब इसके दिमाग में धमाका सा हुआ। जल्दी से अपनी कलाई पर बंदी घड़ी देखते इसने जैसे अपनी याददाश्त पर अफसोस किया। अब सूरत हाल ये थी, क्लास का सबसे ज़हीन स्टूडेंट गायब दिमागी से वहाँ बैठा परेशानी के आलम में बार बार देख रहा था। ऐसा लगता था इसे कहीं जाने की जल्दी है। लंबा चौड़ा कद, कसरती वजूद, चिट्टी गोरी रंगत, जो इस वक्त गर्मी से सुरख हो रही थी। अपने माथे पर आने वाला पसीना वो बार बार रुमाल से साफ कर रहा था। 5 मिनट मजीद गुजरे, इसे अपने सब्र का पैमाना लबरेज होता महसूस हो रहा था। तभी लेक्चर ऑफ हो गया। टीचर के क्लास से जाते इसने सुकून का सांस लिया। गहरी सांस हवा में खारिज करते किताबें तकरीबन बैग में ठोंस ही डाली थी। जिप बंद करके इसने बैग कंधे पर लटकाया और अजलत में क्लास से ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी से भी बाहर निकल गया। कार ड्राइव करते इसने रफ्तार मामूल से तेज़ ही रखी थी। सुबह ही इसे लग रहा था वो कुछ भूल गया था, और क्लास में लेक्चर के दौरान अचानक इसे याद आया वो कितनी अहम बात भूल चुका था। रास्ते में एक जगह रोककर इसने बेकरी से बड़ा सा चॉकलेट केक और अलग से कुछ पेस्ट्रीज पैक करवाई। कैश काउंटर पर जाकर बिल दिया और शॉपर हाथ में पकड़े वहां से बाहर निकल आया, जहां सख्त गर्मी से इसे अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। आधा घंटा मजीद ड्राइविंग के बाद एक दुकान से अच्छे से फल खरीदे, फिर हाथ में पकड़े शॉपर कार की बैक सीट पर रखकर वो सड़क के बाएं जानब एक कपड़ों की दुकान में चला गया। वहां आधे घंटे बाद इसे एक सूट पसंद आया जो सफ़ेद और लाल रंग का था। ये पैक कर दे, दुकानदार को हदायत देता वो जेब से पैसे निकालने लगा। मजीद 20 मिनट के बाद कार में बैठते इसने सारी चीज़ों पर एक नज़र डाली थी। थकावट और गर्मी के बावजूद हल्की सी मुस्कान इसके चेहरे पर बिखर गई।
अब वो और देर नहीं कर सकता था, इसलिए गाड़ी घर के रास्ते पर डालकर रफ्तार मजीद बढ़ा दी। आयत बेटा, ये शरबत बाहर दे आओ, मैं खाना देख रही हूँ। ट्रे में शरबत के गिलास लीके से रखकर मरियम ने आयत से कहा, लेकिन अम्मी आप जानती हैं ना, अब्बू बिना बात के गुस्सा करेंगे। बेहतर यही है आप चली जाएं। मरियम को सहूलत से मना करते वो सिंक में बड़े गंदे से बर्तन धोने लगी। आयत मैंने क्या कहा है? इस पर मरियम ने थोड़ा सख्ती से कहा तो वो इनकार नहीं कर सकी। हाथ साफ करती ट्रे उठाकर किचन से बाहर निकल गई, जहाँ जमाल और एजाज दोनों कुछ काम कर रहे थे। चुपचाप मेज़ के पास जाकर इसने ट्रे मेज़ पर रख दी। जानती थी कुछ कहा तो इसका बाप गुस्सा करेगा। एक नज़र मेज़ पर फैले कागजात पर डालकर इसने रुख मोड़ा। आयत शरबत देना ज़रा। एजाज की आवाज़ पर इसने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। इसके हाथ और ट्रे में रखे गिलास में इंच भर का ही फासला था। अगर वो ज़रा सा आगे होता तो खुद भी ले सकता था। बाप के सामने वो इसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। इस आदतमंदी से सर हिलाकर एक गिलास उठाकर इसने अपने हाथ पर रखा, इस तरह के इसका हाथ गिलास के नीचे छुप गया और एजाज के सामने किया, जो मुस्कुराकर इसे ही देख रहा था। आयत ने कोफत से इसे देखा, फिर गिलास मजीद आगे किया तो इसने गिलास पकड़कर इसके हाथ को भी छू लिया। यही लम्हा था जहां वो कमज़ोर पड़ी। वो शरबत छलक कर एजाज के कपड़ों को दागदार कर गया। गहरा सांस लेते इसने आंखें बंद की, जैसे आने वाले लम्हों के लिए खुद को तैयार कर रही हो। फिर पुरसुकून होकर आंखें खोल दी। ये क्या बदतमीजी है? जाहल लड़की, तुझे अकल है कि नहीं? होने वाले शोहर के साथ ये सलूक करते हैं? यही सिखाया है तेरी माँ ने तुझे? जमाल ने गुस्से से इसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा, मगर वो साकत नज़रों से बाप के सामने खड़ी इसकी आंखों में देख रही थी। यही उम्मीद थी इसे, और यही बचपन से होता आ रहा था। बाप को आंखें दिखाती है बदतमीज। एक नफूस दौड़कर इस तक पहुंचा। इनकी आयत तक पहुंचने से पहले ही जमाल की उंगलियों के निशान आयत के नाजुक से चेहरे पर अपने निशान छोड़ चुके थे। गलती बस इतनी सी थी, इसने अपने मंगेतर के गलत इरादों को भांपकर खुद को बचाना चाहा। गलती होगी बच्ची से बेटा, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। जमाल के गुस्से को ठंडा करने के लिए मरियम ने जल्दी से एजाज के सामने हाथ जोड़ लिए, जो कम से कम आयत के लिए नहायत तकलीफ दा बात थी। गलती से नहीं हुआ, ये जानकर करती है। सब जानता हूँ मैं। जिंदगी अजाब बना दी है इसने। अपने ऊपर एक और इल्ज़ाम सुनकर आयत ने मलाल से अपनी माँ को देखा, जो खुद बेबसी से मुजरम बनी खड़ी थी। कहाँ जा रही हो तुम? आयत को वहाँ से जाता देखकर जमाल ने गुस्से से इसे रोका। माफ़ी मांगो अपने होने वाले शोहर से। एक और हुक्म हुआ जो आयत के दिल पर गरां गुजरा, मगर ये ज़िंदगी इसकी अपनी भी नहीं थी जिसे वो खुलकर जीती। ये ज़िंदगी तो इसे इसकी माँ से भीख में मिली थी। सबकी नज़र में क्या थी? वो बस एक अनचाहा वजूद, जिसे बाप का नाम ही मिल गया, यही गनीमत थी। सूरज चेहरे से इसने हाथ की कुछ से आंसू साफ किए, फिर सर झुकाकर वो क्या जिसका हुक्म मिला था। ना चाहते हुए भी वो इसके आगे खड़ी अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी, जो मुस्कुराकर जमाल के साथ बैठ गया। रोबोट की तरह चलती हुई अपने कमरे में बंद हो गई। क्या हो रहा है? बिना देखे वो जानती थी कि आवाज़ किसकी है। आंखों को रगड़कर साफ करती झट से सोते से उठ बैठी, जहाँ हैदर दरवाजे के सामने ही खड़ा था। कुछ नहीं। सवाल का जवाब देते वो बेख्तियार नज़रें चुरा गई। आयत के इस तरह नज़रें चुराने पर हैदर के चेहरे से मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई। यकीनन वो सब जान चुका था। आज किस बात पर हाथ उठाया है उन्होंने तुम पर? हाथ में पकड़ी चीज़ें बेड पर रखकर वो इसके साथ ही बैठ गया और आयत का हाथ अपने हाथ में लिया, जबकि इसका दूसरा हाथ आयत के सर पर था। कुछ नहीं, ऐसे ही। आप छोड़ें। ये बताएं कि आज आपका दिन कैसा गुजरा? इसके सवाल को नज़रअंदाज करती वो झट से बात बदल गई। बहुत बुरा। जवाब सुनकर इसने पूछने की जहमत नहीं की। वो जान चुकी थी कि यह जवाब क्यों मिला है। मैं भी इनसे बात करके आता हूँ। आयत के चेहरे पर छपी उंगलियों के निशान से यकदम इसका पारा हाई हुआ, मगर आयत ने अपनी कसम देकर इसे रोक लिया। आप बताएं, कोई काम था? चेहरे पर मुस्कान सजाए इसने हैदर को देखा। मैं बगैर काम के भी तुम्हारे पास आ सकता हूँ। हैदर की बात पर इसके चेहरे पर मुस्कान आई तो वो भी मुस्कुरा दिया। भाई की जान, बताया क्यों नहीं? आज तुम्हारा बर्थडे था। रात तक मुझे याद था, सुबह उठते ही पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। देखो, फिर जैसे ही याद आया सब छोड़ के अपनी बहन के पास चला आया। आपको याद था? सवाल करते एक बार फिर से इसकी आंखें नम हुई। मैं भूल सकता हूँ? इसकी नाक दबाकर हैदर ने भी इसके अंदाज में
सरगोशी की तो वो बहती आंखों से हंसते। मरियम चाहने के बावजूद इनकी खुशी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। जमाल को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, इसलिए हर साल की तरह दोनों बहन भाई ने मिलकर कमरे में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की। आयत के लिए यही मौका होता था जब वो चंद पल ही सही मगर खुलकर अपने भाई के साथ खुशी खुशी गुजारती थी, जहाँ इसे कोई रोक टोक ना होती थी, ना ही किसी किस्म का डर। फजर की अजान कानों में जाते ही आयत की आंखें खुद ब खुद खुल गईं। किसी को इसे जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कुछ देर खाली नज़रों से छत को घूरती रही, फिर कंधे पर दुपट्टा डालकर वॉशरूम चली गई, जहाँ से वज़ू करती कुछ ही देर बाद वो बाहर आई। सर पर पड़ी सी चादर लपेटकर इसने जाए नमाज एक कोने में बिछाई और खुदा की इबादत में मशगूल हो गई। नमाज से फारिग होते ही इसने चादर उतारकर दीवार पर लगी खूंटी पर लटका दी। वो सूट के साथ कर दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया। अब इसका रुख किचन की तरफ था। जानती थी मरियम वहां अकेली काम कर रही होगी। कमरे से निकलकर किचन का रुख करते एक जगह ठटक कर रुक गई, जहां कमरे की रोशनी बाहर तक आ रही थी। साथ ऐसा लग रहा था अंदर मौजूद नफूस झगड़ रहे हों। पहले इसका दिल घबराया, फिर खुद को हिम्मत देती थोड़ी आगे हुई तो आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ जमाल और हैदर की थी। अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं आयत के साथ? इतनी जल्दी क्या है आपको इसे यहाँ से भेजने की? मैं जल्दी कर रहा हूँ। 22 साल से इसे अपने घर में रखा है मैंने, बर्दाश्त किया है, और कितना करूँ? वैसे ही बेटियां बोझ होती हैं, जितनी जल्दी हो सके इस बोझ को सर से उतार देना चाहिए। जमाल की इतनी सफाकी पर कुछ देर आवाज़ें आना बंद हो गई। अब आयत को यहाँ खड़ा रहना बेकार लगा तो इस खामोशी से कमरे में वापस चली गई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटियां बोझ नहीं होती, रहमत होती हैं खुदा की। पहले लोग ना समझ थे, ऐसी बातें करते थे। आप आज के दौर में रहते हुए ऐसी सोच किस तरह रख सकते हैं? चाहे आप इसे अपनी बेटी ना माने, मगर हकीकत झुठलाई नहीं जा सकती। आप कुछ भी कह लें, वो मेरी बहन है। मैं इसके साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपने अब आयत के साथ कोई नाइंसाफ़ी की तो मैं इसे लेकर चला जाऊँगा यहाँ से, याद रखिएगा। पहली बार इस तरह वो जमाल के सामने खड़ा हुआ था। आज इसे वाकई गुस्सा आया था। हर बार वो जमाल को प्यार से समझाता था, मगर अब इसे पानी साथ से गुजरता हुआ महसूस हो रहा था। एक नज़र साकर से बैठे जमाल पर डालकर वो रुका नहीं था, कमरे से बाहर निकल गया। आइस शाम के वक्त मगरिब की नमाज अदा कर रही थी जब मरियम इसके कमरे में आई। कुछ देर इंतज़ार के बाद जब आयत फारिग हुई तो पहली नज़र में इसकी मरियम पर ही पड़ी। क्या हुआ अम्मी, क्या कहा है अब्बू ने? आयत उन्हें देखकर ही जान चुकी थी कि इसके बाप ने कुछ कहा होगा, जो इसकी माँ इसे बताते हुए झिझक रही थी। वो तुम्हारे अब्बू चाहते हैं तुम एजाज के साथ जाओ खरीदारी करने। कैसी खरीदारी? मरियम बात सुनकर वो माथे पर बल डाले नहीं उन्हें देखने लगी। शादी की। ओहो, आयत के मुंह से एक ही लफ्ज़ निकला। अपनी माँ से शादी की बात सुनकर वो हैरान नहीं हुई थी। जानती थी इसका बाप एक बार ठान चुका है तो हर हाल में वही होगा, जो सबके लिए वो चंद रोज़ पहले सुन चुकी थी। इन्हीं बातों से खुद को तैयार कर चुकी थी। एजाज भी जमाल के किसी दोस्त का बेटा था। ये रिश्ता भी जमाल की मर्जी से हुआ था। हैदर ने इनकार करना चाहा, मगर आयत के चुपचाप मान जाने पर वो बाप को कुछ कह ना सका। क्या मैं भाई के साथ चली जाऊं? मरियम को इसकी आंखों में इल्तिजा के सिवा कुछ नजर न आया। नहीं, जमाल नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, वैसे भाई हैं कहाँ? सरसरीन सा सवाल करती अलमारी से कपड़े देखने लगी। इसने वही सूट निकाला जो हैदर ने इसे सालगिरह पर दिया था। सफ़ेद और सुरख रंग का लिबास इसे काफ़ी पसंद भी आया था। वो इस शहर में नहीं है, मज़ीद मैं कुछ नहीं जानती। एक पल के लिए आयत ने उन्हें देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। जानती थी यही होगा। जमाल ने जानकर हैदर को शहर से बाहर भेजा था ताकि आयत को अपने सर से उतार सके। इसका बाप जिंदगी के वाहिद रिश्ते का मान भी इससे छीन चुका था। कपड़े बदलकर इसने बड़ी सी चादर ओढ़ी, हर किस्म की आरइश से पाक अपने दिल को मारकर कमरे से बाहर निकल गई। जमाल के कमरे के बाहर रुककर इसने गहरा सांस लिया, फिर दरवाज़ा एक बार नॉक किया। बगैर नॉक के अंदर जाने की हिम्मत इसने खुद कभी नहीं की थी। अपने ही घर में हमेशा से वो परायों की तरह रहती आई थी। इजाज़त मिलने पर वो कमरे में दाखिल हुई। सामने ही वो इसके बाप से इजाज़त ले रहा था। एक पल को इसे देखकर जल्दी से जगह से उठा, फिर इसे अपने पीछे आने का कहकर कमरे से बाहर निकल गया। वो अपने बाप को ये तक नहीं कह पाई। ना महरम के साथ इस वक्त बाहर जाना इसे मुनासिब नहीं लग रहा। गाड़ी में काफ़ी देर खामोशी छाई रही। जब एजाज ने इससे पूछा कहाँ चले फिर,
जहाँ आपको ठीक लगे। इसे लगा वो खरीदारी के लिए किसी दुकान का पूछ रहा है, मगर इसका दिल हर चीज़ से उचाट हो चुका था। आज से पहले इसने कभी मौका कहाँ दिया था अपने लिए कुछ खरीदने का। कभी दिल होता तो हैदर ले जाता, इसके अलावा कभी वो मार्केट नहीं आई थी। हैरत का झटका इसे तब लगा जब वो गाड़ी किसी होटल के आगे रोक चुका था। देखने में तो अच्छा खासा ही लग रहा था, मगर आयत को कुछ अजीब सा लगा। जिस मकसद के लिए वो इसे लाया था, इसी हिसाब से उन्हें मार्केट में किसी दुकान या शॉपिंग मॉल में होना चाहिए था। उतरो आयत को सीट पर जमे देखकर वो घूमकर इसकी तरफ आया। वो दरवाज़ा खोलकर अब इसके उतरने का मुंतजिर था। वो घबराती हुई गाड़ी से बाहर निकलकर होटल को देखने लगी। तब तक वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर चुका था। मुझे अंदर नहीं जाना, आपको जो काम है करके आ जाए, मैं इंतज़ार करूँगी। पार्किंग एरिया में खड़ी इस कार से टेक लगाते हुए इनकार कर गई। मैं इतना भी बुरा नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। चलो हम बस यहाँ से खाना खाएंगे, फिर खरीदारी करेंगे, इसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। इतना यकीन तो कर ही सकती हो मुझ पर। चेहरे पर संजीदा तासरात लिए इसने पहली बार आयत से इस तरह बात की थी। इसके लहजे से आयत को अंदाज़ा हुआ शायद वो कुछ गलत कह गई है। इसके बाप ने इस शख्स को इसके लिए पसंद किया था, अब इसे इतना यकीन तो रखना होगा। खामोशी से कदम बढ़ाती इसके पीछे चल पड़ी, जो राहदारी से गुजरते हुए एक कमरे के आगे रुका। आयत ने दरवाजे पर लगा स्याह बोर्ड पढ़ा, जिस पर कमरा नंबर 221 लिखा था। वो चाहकर भी ये कह नहीं पाई, खाना खाने के लिए अलग कमरा लेने की क्या ज़रूरत थी। सबके साथ नीचे बैठकर भी खाना खाया जा सकता था। बैठो। इसे बेड पर बैठने का इशारा करके इसने रिसीवर कान से लगाया, फिर एक दो डिशेस के नाम बताकर इसकी तरफ आ गया। अगले 10 मिनट में वेटर उन्हें खाना देकर गया। एजाज की पुश्त इसकी तरफ होने की वजह से वो नहीं जानती थी मज़ीद 5 मिनट इसने वेटर से क्या बात की थी। खाना खाने के दौरान वो गैर महसूस तरीके से इसके करीब आकर बैठ गया। ये इसके साथ आने के बाद दूसरा धचका था जो इसे लगा था। खुद पर जबर करती वो उठकर सामने पड़े सोफे पर जा बैठी। अभी इसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया जब वो फिर से सोफे पर इसके करीब आकर बैठ गया। अब वहाँ जाकर बैठे प्लीज़, धड़कते दिल के साथ इसने मुश्किल से एजाज को कहा, जो इसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंस रहा था। आयत को शुबा हुआ शायद ये इंसान पागल है। मेरी होने वाली बीवी हो, मेरा हक है तुम पर। तुम गैरों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो? होने वाली बीवी हूँ, अभी हुई नहीं। आपका भी अब मुझ पर कोई हक नहीं, और ना हक ये मैंने आपको दिया है। मैं बाहर हूँ, आप खाना खा लें, मुझे घर छोड़ दीजिए। खरीदारी मैं अम्मी के साथ कर लूँगी। दरवाजे की जानब जाते इसने नाक घुमाई, मगर वो लाख था। अब सही मायनों में आयत को अपनी लापरवाही पर गुस्सा आया। क्या ज़रूरत थी इसके साथ आने की? हाँ, थोड़ी मार खानी पड़ती, लेकिन इज्जत तो महफूज रहती। यहाँ है इसकी चाबी। ये दरवाज़ा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करती। आखिर इसमें बुराई क्या है? मेरी होने वाली बीवी हो। आयत का दिल किया इसका कत्ल कर दे, मगर इस वक्त इसे दिमाग से काम लेना था। इसने सब अल्लाह पर छोड़ दिया। ठीक है, तुम चाहो, जैसा तुम चाहो। अपनी आवाज़ इसे खाई से आती महसूस हुई, पर एजाज खुलकर मुस्कराया। इससे पहले वो इस तक पहुंचता इसने झट से पास पड़ी बोतल उठाई। जानती थी ये हराम शय होगी, फिर भी बोतल को ऐसे देखने लगी जैसे कुछ पता ना हो। पियोगी तुम? मैंने एक बार पी थी, शुरू में कड़वी लगती है, मगर फिर ठीक लगती है। अब वो बोतल खोलते मज़े से इसे नापाक शय को तफसील बता रहा था। 2 गिलास उठाकर इसने थोड़ा थोड़ा महलूल दोनों में डाला। एक इसकी तरफ बढ़ाया, दूसरा अपने मुंह से लगा लिया। इसे देखकर ही आयत को कराहियत सी महसूस हुई। इस वक्त इज्जत की फिक्र ना होती तो सच में वही क्या कर देती। जैसे वो अपना गिलास खाली कर चुका था, एक और भर लिया। आयत खामोशी से बैठी इसे देखती रही। जब इसे लगा वो अपने होश में नहीं, तो हिम्मत जमा करती इस तक आई। अब इसे कुछ भी करके इसकी शर्ट से की जेब से अब इसे कुछ भी करके इसकी शर्ट की जेब से चाबी निकालनी थी। तुम्हें पता है तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नशे में धुत गिलास को देखते बड़बड़ा रहा था, जैसे वो गिलास नहीं आए तो। इसकी पीठ की तरफ जाकर आयत ने अपना हाथ इसके कंधे से गुजार कर इसकी जेब में डाला और चाबी हाथ में ली। इससे पहले वो पीछे होती इसका हाथ एजाज के हाथ में था। क्या कर रही थी? मुश्किल से आंखें खोलकर इसने आयत से पूछा, जबकि इसके मुंह से आने वाली शराब की बदबू आयत से बर्दाश्त करनी मुश्किल हो रही थी। कुछ नहीं, मैं वहाँ देख रही थी, वहाँ शायद कुछ है। इसने बात करते वाशरूम की तरफ इशारा किया, गोया सच में कोई हो। तुम रुको, मैं देखता हूँ। गिरता पड़ता वहाँ से उठता ही इस जानब चला गया जहाँ आयत ने इशारा किया था।
तभी वो फुर्ती से दरवाजे की तरफ आई और दरवाज़ा खोलने लगी। पहली 2-4 कोशिशों के बाद कहीं जाकर चाबी दरवाजे को लगी। तब तक वो आयत को देखकर इसकी तरफ लपका। जब इसने दिल में खुदा को याद करके चाबी घुमाई, टिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल चुका था। मज़ीद किसी चीज़ का इंतज़ार किए बिना वो कमरे से फिर से होटल से बाहर दौड़ती चली गई। कहाँ थी तुम? हाँ, इतनी मुश्किलों से घर पहुँचते अभी आयत ने सुकून का सांस भी नहीं लिया था जब जमाल ने थप्पड़ रसीद करते इससे सवाल किया। मैं तो वो होटल देखा, मैंने कहा था ना, कारा ही मुँह काला किसी से। ये बीच बाजार में होने वाले शोहर को चकमा देकर किसके साथ गई थी? तो इसके अगले इल्ज़ाम पर इसका दिमाग ही चकरा गया। इसकी बात सुनने के बजाय वो लोग इसे ही मुजरम ठहरा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी, बल्कि इसने अपनी वजाहत देने की कोशिश की। जब जमाल ने फिर से इस पर हाथ उठाया, वो खुद को संभाल न सकी। वो ज़मीन पोस हो गई। मरियम ने झुककर इसे उठाना चाहा, मगर वो हाथ से इशारा करती उन्हें मना कर गई। आज इसे यकीन हो चला था इस दुनिया में इसे सिर्फ जलील और रुसवा करने के लिए पैदा किया गया है। इस वक्त अपने दिल में कहीं मौजूद माँ के लिए बाकी मोहब्बत भी दफन होती महसूस हुई। वो क्या झूठ बोल रहा है? तुझे ढूंढने के चक्कर में इसे चोट भी लगी है। अस्पताल में है वो, यकीनन शराब इसके सर चढ़ गई होगी। आयत ने दिल में सोचा। अब आप क्या चाहते हैं? पहली बार इसने बिना डर के जमाल को देखकर पूछा, जिसे बेटी से ज्यादा एक गैर आदमी पर भरोसा था। कैसे इसके पर निकल आए हैं? मुझसे ज़बान लड़ा रही है ये। अब की बार मरियम इनके अताब का निशाना बने। एक नज़र बाप को देखकर इसने किचन पर नज़र डाली। इस वक्त इसे शिद्दत से प्यास लगने का एहसास हुआ। वो लोग रिश्ते से इनकार कर चुके हैं। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुबह ही किसी के साथ चलता करूँगा इसे। आखिरी बात जो इसके कानों में पड़ी वो इसके बाप की थी, जो इसकी माँ से ज़्यादा शायद खुद को यकीन दिला रहा था। रात के वक्त वो सोने की तैयारी कर रही थी जब मरियम इसके कमरे में दाखिल हुई। उन्हें अपने पास आता देखकर वो सीधी होकर बैठ गई। अम्मी, वो मैं, क्यों किया तुमने ऐसा? मरियम के सवाल पर इसे जैसे हंसी आई थी। फिर वो अफसोस से सर हिलाने लगी, मगर कहा कुछ नहीं। जमाल ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। कल वो लोग आ रहे हैं तुम्हें लेने। अच्छा, इसने इत्मीनान से जवाब दिया। फिर मरियम का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। इसी खामोशी से इनके चेहरे से बहने वाले आंसू अपने हाथ से साफ किए। फिर वही हाथ इसके कंधे पर फैलाया। जो खुदा को बेहतर लगेगा वही होगा। आपको रोना नहीं चाहिए। मरियम ने खफकी से इसे देखा। वो 2 बच्चों का बाप है। उन्होंने नया इंकशाफ किया। एक पल के लिए इसने अपनी माँ को देखा, फिर मुस्कुरा दी। शुक्र करें कोई लुल्ला लंगड़ा नहीं पकड़ा आपके शोहर ने। इसने मजाक किया, मगर मरियम के रोने में मजीद तेजी आ गई। बेटी के दिल में छुपा दर्द महसूस कर सकती थी। वो खुद भी एक औरत थी, इससे ज़्यादा कोई एक बेबस माँ, जो चाहकर भी वो इसे ज़िंदगी ना दे पाई जिसके ख्वाब उन्होंने देखे थे। आप सो जाएं जाकर। आने वाले कल का सोचकर आज की नींद क्यों हराम कर रही हैं? मरियम को लगा वो इसे दिलासा दे रही है। सुनिए, आज पहली बार वो इसे माँ नहीं पुकार रही थी। मरियम जानती थी इसकी बेटी अंदर से मर चुकी थी, शायद खोखली हो चुकी थी। जाते दरवाजे से अपने कदम वापस इसकी जानब लिए। आंसू थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक बार फिर मेरी भाई से बात करवा दें, हो सके तो आखिरी बार मेरी झोली में कुछ डाल दें। मैं वादा करती हूँ उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आयत की बातें उन्हें अपने होश खोने पर मजबूर कर रही थी। मरियम का दिल चाहा इस वक्त ज़मीन में धंस जाए। वो रोती बिलखती इसके कमरे से बाहर निकल गई तो मायूस होकर आयत बिस्तर पर दराज हो गई। नींद तो इसे वैसे भी आती नहीं थी। फिर वो तकिए पर साटकाई माजी की यादों में खो गई, जहाँ वो अपने भाई के साथ हैदर इसे छेड़ रहा था। वो इसे नज़रअंदाज करती आइसक्रीम खाने में मगन थी। इसकी सोचों का तसलसल इस वक्त टूटा जब एक बार फिर मरियम इसके कमरे में आई। आयत ने उलझन भरी नज़रों से उन्हें देखा। जमाल बुला रहे हैं तुम्हें। मरियम के पैगाम पर आयत ने जोर से आंखें बंद की, फिर जिस्म को ढीला छोड़ दिया। आज इसने दुपट्टा सर पर नहीं लिया, बल्कि कंधे पर ही डाला था। पता नहीं क्यों इसे दुपट्टे से भी उलझन हो रही थी। इसका दिल कर रहा था धाड़े मारकर रोए, मगर आंखें खुश्क थीं। वो चेहरा जो सफ़ेद रंगत का हामिल था आज मरियम को बिल्कुल जर्द लगा था, मगर वो इससे कुछ नहीं कह पाई थी। खामोशी से इसे अपने साथ लिए कमरे से बाहर निकल गए। जी, कमरे में जाते इसने नज़रें नीची रखी थी, शायद खुद भी किसी से नजरें मिलाना नहीं चाहती थी। ये लो, बात कर लो हैदर से, मगर वादा करो इसे कुछ नहीं बताओगी। यहाँ के बारे में ना आने का कहोगी।
मोबाइल इसे देने से पहले जमाल ने इसे आगाह किया तो आयत सर हिलाकर रह गई। अपने खुश्क होते लबों को ज़बान से तर किया। इसका गला बार बार खुश्क हो रहा था। पिछले 2 दिनों से इसके हलक के नीचे पानी के सिवा कुछ भी न उतरा था, और कमाल की बात थी कि किसी को भी इस तरफ ख्याल न गया। एक नज़र इसने जमाल के पास रखे पानी के गिलास पर डाली, फिर लंबा सांस खींचकर हैदर का नंबर मिला दिया। जो भी था, पहले इसे अपने भाई से बात करनी थी। पता नहीं किस्मत इसे किस मोड़ पर ले जाती। जाते जाते वो बस एक बार हैदर की आवाज़ सुनना चाहती थी। हेलो। दूसरी तरफ से आती हैदर की आवाज़ सुनकर इसके बेचैन दिल को सुकून मिला था। भाई मैं हूँ। आयत ने इसे बात करते जैसे अपने मौजूदगी का एहसास दिलाया। मरियम अब मज़ीद ये बर्दाश्त न कर सकती थी, इसलिए कमरे से बाहर निकलकर आंसू बहाने लगी। आयत गुड़िया तुम कैसी हो? एक पल को वो हैरान हुआ। नंबर तो इसके बाप का था, मगर हैरानकुन बात थी उन्होंने आयत को कैसे दे दिया। बात करने के जो भी था, इतने दिनों बाद अपनी बहन की आवाज़ सुनकर वो मुस्कुरा उठा था। ठीक, आप कैसे हैं? चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजाए वो दूसरी तरफ से हैदर की आवाज़ सुन रही थी। कमरे में बैठे जमाल की नज़रें मुसलसल इस पर टिकी हुई थी। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ से बहुत सी शॉपिंग की है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी, हैदर ने चहकते हुए इसे बताया। आयत ये भी नहीं कह सकती थी इसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसकी ज़रूरत थी। हेलो आयत। इसे खामोश पाकर इसने आवाज़ दी। जी सुन रही हूँ। एक आंसू टूटकर इसकी आंख से निकला। फिर पता नहीं वो इसे क्या क्या बता रहा था। आयत बस हूँ हाँ में जवाब देती रही। इसे चाह थी भाई की आवाज़ सुनने की, और वो पूरी हो रही थी। सुबह के 11 बज रहे थे जब कमरे में मोहल्ले की चंद औरतें आयत के गिर्द बैठी अपनी बातें कर रही थी। वो साफ सुथरा लिबास जेब तन किए सर झुकाए बैठी थी। कुछ पल बीत जाने के बाद इसे जमाल कमरे में आता हुआ नजर आया। साथ ही एक सफ़ेद लिबास वाला आदमी भी था, जिसके हाथ में एक रजिस्टर, कलम और कुछ कागजात थे। एक पल को देखकर इसका दिल किया कहीं भाग जाए। फिर इसने सोचा बाहर की दुनिया इससे भी ज़्यादा जालिम है। इसी सोच की कश्मकश में इसने कब मुंह से लफ्ज़ निकाले, कब दस्तखत किए, वो नहीं जानती थी। जैसे ही निकाह हुआ औरतें इसे बारी बारी मुबारकबाद देने लगी, मगर वो हनूस सर घुटनों पर टिकाए ऐसे बैठी थी जैसे कि जिस्म से रूह निकाल कर खाली मांस का पुतला बिठा दिया हो। सबसे आखिर में मरियम ने इसे गले लगाया। माँ के सीने से लगकर इसकी आंखें नम हुई, मगर इसने जब्त के कड़े पहरे बिठाकर वापस अपने अंदर धकेल दिया। मरियम ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया था, एक बार फिर गले लगाया। इस दफ़ा जो अल्फाज इसके कानों ने सुने वो माजरत के थे। इसकी माँ इससे माफ़ी मांग रही थी। वो उन्हें दे भी देती, मगर जिंदा लाश किसी को क्या दे सकती है। कमरे से बाहर निकलते एक 3 साल का बच्चा आकर इसकी टांगों से चिमट गया, जिससे वहाँ मौजूद एक औरत ने अलग किया। फिर इसने देखा इसके बाप के साथ एक आदमी खड़ा था, जिसकी गोद में भी छोटा बच्चा था। आयत को आते देखकर वो जमाल के गले लगा। देखते देखते वो आखिर बार माँ की सूरत अपने दिल में बसाए वहाँ से रुखसत हो गई। जमाल ने इसके सर पर हाथ रखना भी गवारा न किया। वहाँ से खाली हाथ ही आई थी। आयत ने इसके घर से एक चीज़ उठाई थी, जो इसकी चादर के पल्लू में बंधी थी। वो और कुछ नहीं, इसके भाई की मुड़ी हुई तस्वीर थी। आप अंदर चले, मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। यही कोई 5-6 मरले के बने घर में जाते इसने एक बार सब कुछ गौर से देखा। इस घर में इसे 2 बच्चों और एक आदमी के अलावा कोई नज़र नहीं आया, वो आदमी जो इसका शोहर था। 2-3 कदम इसने अंदर की तरफ बढ़ाए जब इसे वही बच्चा आकर इसकी टांगों से लिपट गया। आयत ने इसकी मासूम आंखों में देखा, जहाँ लागे जहाँ ही आबाद था। इसने अंदाज़ा लगाया शायद वो इसे अपनी माँ के रूप में देख रहा था। अपने अंदर झांककर इसने ममता टटोलने की कोशिश की। अब बच्चे ने इसके हाथ में उंगली थाम ली और आगे चलने लगा। आयत खाली दिमाग के साथ इसके पीछे पीछे घसीटी जा रही थी। आधी रात का वक्त था। जब नींद से इसकी जाग हुई तब इसने महसूस किया कि इसकी जाग शोर से हुई। फिर आसपास नज़रें दौड़ाकर वो झट से बिस्तर से उठी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ कैसे आई। फिर अचानक इसके दिमाग में एक धमाका हुआ। अब इसे याद आ रहा था कल वो इस बच्चे के साथ कमरे में आई थी, जो बिस्तर पर लेटकर काफ़ी देर इससे बातें करता रहा। खुद भी वो टांगें सीधी करने की गरज से वहाँ बैठ गई। वो इसे जैसे अफसोस हुआ, यानी वो ऐसे ही वहाँ सो गई थी। इसका इरादा मज़ीद सोने का था जब रोने की आवाज़ मज़ीद तेज़ हो गई। अब इसके लिए नींद लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो अपने साथ लेटे बच्चे को परे करती आहिस्ता से उठी, फिर बिस्तर से पड़ी चादर उठाकर सर पर ली। ऐसा करने से इसके बिखरे बाल छुपके थे
پاؤں میں جوتا ڈالنا چاہا مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آئس جس کمرے میں تھی اس کے پاس ہی ایک اور کمرہ تھا جو مکمل اندھیرے میں تھا، مگر بچے کے رونے کی آوازیں اسے یہیں سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرے میں کمرے میں جانا اسے مناسب نہیں لگا، اس طرح باہر کھڑی سوچتی رہی۔ آخر سوچوں کو جھٹک کر اس نے سوچا آواز لگا لے، جو ہوگا اسے جواب دے گا۔ منہ کھولتے اس پر نیا راز آشکار ہوا۔ اس وقت پتہ نہیں کیوں اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ایک پل کو اس نے سوچا شاید گونگی ہوگی ہو، پھر خدا کو یاد کرتے باہر سے ہی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جائیں اندر، اس نے دھیمی مگر پریشان آواز سنی۔ اندازہ لگا سکتی تھی اندر موجود شخص اس بچے کے رونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ سنیں ذرا کچن سے موم بتی لے آئیں جا کر، شام شاید اندھیرے کی وجہ سے بے چین ہے جی۔ وہ جو ابھی آواز دینے ہی والی تھی اندھیرے میں اس کی پکار پر سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی شاید اس نے آیت کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے اسے کہا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کچن ہے کس طرف۔ اسے یاد آیا اس نے پوچھا ہی نہیں تھا کچن کہاں ہے۔ یہاں دیکھتی ہوں، خود سے باتیں کرتی وہ چلتی جا رہی تھی، تبھی راہ میں پڑی چیز سے ٹکرا کر اوندھے منہ زمین پر گر پڑی۔ درد کے مارے ایک چیخ اس کے گلے سے نکلی جس کا اس نے جلدی سے گلا گھونٹ دیا، مگر تب تک اندر بیٹھی مخلوق باہر آ چکی تھی۔ اسے پتا تھا مگر اٹھ نہیں پا رہی تھی، اس کے پیر پر بری طرح چوٹ لگی تھی۔ ہاتھوں سے اس نے محسوس کیا کہ اب اسے یقین تھا کہ وہ کسی بچے کی سائیکل تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے باہر آتے اسے آواز دی۔ آیت کہنا چاہتی تھی ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر کہہ نہیں پائی۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ خود ہی آگے آیا۔ تبھی آیت نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اسے لگا وہ اسے اٹھانے میں مدد کرنے آیا ہے، مگر یہ کہ اب وہ بچہ اس کے ہاتھ میں تھما کر خود دوسری طرف چلا گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے کانوں کو چیرتے بچے کی آواز بند کرانے کے لیے اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں پھیلی روشنی میں آیت سکڑی سمٹی سی بستر پر بیٹھی تھی، اس کے دائیں اور بائیں بچہ سو رہا تھا۔ خاموش نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے پیر کے آدھے اکھڑے ناخن کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ آپ کو سنبھل کر چلنا چاہیے تھا، پہلا جملہ تھا جو آیت نے اسے پچھلے آدھے گھنٹے میں پہلی بار کہتے سنا، مگر وہ خاموش رہی۔ ٹوٹے ہوئے ناخن کو کاٹنا پڑے گا، اگر یہ کسی چیز میں الجھ گیا تو تکلیف دے گا۔ اس کی دوسری پیش گوئی پر آیت نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی نظریں اس کے پیر پر تھیں۔ اب وہ سوچ رہی تھی شاید وہ خود سے بات کر رہا ہے۔ ناخن تراش سے آدھے ٹوٹے ناخن کو الگ کر کے اس نے آیت کے انگوٹھے کی مرہم پٹی کی اور دوائی ایک طرف رکھ دی۔ اب وہ رومال سے اپنے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ درد زیادہ ہو تو پاس ٹیبلٹ پڑی ہے لے لیں، وہ اسے کہنا چاہتی تھی۔ زندگی نے جو درد اسے دیے ہیں اس کے آگے یہ درد کچھ بھی نہیں، مگر زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ ایک نظر ٹیبلٹ پر ڈالی، ساتھ ہی دوسری دوائیاں بھی رکھی تھیں، پھر خود ہی ان میں سے نیند کی گولیوں کا پتہ نکال کر ایک ساتھ 2 گولیاں پانی سے پھانک کر لیٹ گئی۔ اس وقت اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، وہ سونا چاہتی تھی۔ مما اٹھے مما، سکون سے گہری نیند سو رہی تھی جب کسی نے آ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ زبردستی آنکھیں مسلتی اٹھ کر بیٹھی، وہی بچہ اس کے بستر سے لگا کھڑا تھا۔ کمرے میں لگی وال کلاک دیکھ کر اسے افسوس ہوا، اس کی فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتی، اس بچے نے آیت کے ہاتھ کو تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر آیت نے کندھوں پر اچھی طرح دوپٹہ پھیلایا۔ واش روم کا دروازہ اسے اس بچے نے ہی دکھایا تھا، ساتھ پورے گھر میں دوسرے بچے کی چیخو پکار بھی جاری تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش ہو کر آئی تو ٹھٹک سی گئی۔ بچہ اب بھی باہر اسی حالت میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بوا نہیں آئی آج، اس لیے پاپا کھانا بنا رہے ہیں۔ منہ پر رکھ کر ہاتھ ہنستا ہوا آیت کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر آن ٹھہری۔ آپ کو میرا نام پتہ ہے؟ کھانے کی میز پر ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جب بچے نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اوفو، میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں، پھر آپ کو کیسے پتہ ہوگا؟ میرا نام زنین ہے اور یہ سحر ہے میری چھوٹی بہن۔ اب کی بار اس نے ایک نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کی گود میں موجود بچے کو دیکھا جس کے منہ میں فیڈر تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ لڑکا ہے۔ اب کی بار اس نے غور سے بچے کو دیکھا، پھر ساتھ جھٹک کر بیٹھ گئی۔ آپ کا نام ہمیں پتہ ہے، پاپا نے بتایا تھا۔ زنین مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ اس کے جواب میں صرف سر ہلا دیتی۔ آیت ہے نام آپ کا؟ آپ کی بار اس نے تصدیق چاہی تو آیت نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مجھے بہت پسند آیا۔
وہ اب اس کے نام کی تعریف کر رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار آیت نے اپنا نام پر غور کیا۔ شکریہ، اس نے خود کے منہ سے نکلتے الفاظ سنے۔ پاپا کا نام پتہ ہے آپ کو؟ سنین کی اگلی بات پر وہ روٹی توڑتا اس کا ہاتھ رکا۔ اس وقت اسے یاد آیا تھا وہ اپنے شوہر کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ کھانے سے ہاتھ پیچھے کرتی وہ شرمندگی سے نظریں چکا گئی۔ سنین، کھانا کھاتے وقت باتیں نہیں کرتے، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ سخت آواز کے ساتھ وہاں خاموشی چھا گئی۔ آیت کی بھوک اسی وقت اٹھ سی گئی تھی۔ کیا آپ نے نکاح نامے پر دستخط نہیں کیے تھے؟ وہ سنجیدگی سے بیٹھا اس کے پیر پر مرہم لگاتا ہوا سوال کر رہا تھا۔ کیے تھے، وہ دو لفظی جواب دے کر وہ سر جھکا کر مزید بیٹھ گئی۔ پھر آپ میرے نام سے انجان کیسے ہیں؟ چلیں مان لیا آپ نے دستخط کرتے وقت نہیں پڑھا ہوگا۔ نکاح کے دوران قاضی نے بھی تو پوچھا ہوگا آپ سے، پھر آپ نے کیسے نہیں سنا؟ اس بار اس کی آواز میں حیرانگی کا عنصر شامل تھا۔ پتہ نہیں، جواب دیتے اس نے ایک بار پھر نظریں نہیں اٹھائیں۔ ضرورت سے زیادہ لاپرواہی برت گئی تھی وہ۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، کل رات سے آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کہہ رہی ہیں آپ کو میرا نام نہیں پتہ۔ اگر سنین آپ سے نہ پوچھتا آپ کو یاد بھی نہیں رہنا تھا۔ آپ ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی ہیں جس کا نام تک آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس کی آواز میں سختی تھی، آیت نے بخوبی محسوس کیا۔ خیر، میرا نام مومن ہے۔ امید ہے آج کے بعد آپ اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اب آپ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں میرے بچوں کی، آپ کی ضرورت ہے۔ میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں، آپ سے بھی سمجھداری کی امید رکھتا ہوں۔ رہی بات ہم دونوں کے رشتے کی، آپ میری بیوی ہیں، آپ کی عزت، آپ کا رتبہ میرے لیے اہم ہوگا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ہاں محبت، میں آپ کی امیدوں پر شاید میں پورا اتر سکوں۔ میں نے ہمیشہ اپنی پہلی بیوی سے محبت کی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، مگر کوشش کروں گا آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے، اور کوئی بھی بات ہو بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں آپ۔ آخری بات کہہ کر اس نے آیت سے چادر لینے کو کہا۔ اس کا ارادہ اس سے خریداری کرانے کا تھا، لیکن آیت گمسم سی بیٹھی اس کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آیت کی عزت اس کے لیے اہم ہے، ہاں یہی کہا تھا اس نے۔ ایک آنسو آنکھ کی سرحد پھلانگ کر باہر نکلا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے کب سوچا تھا اسے بھی کبھی عزت ملے گی۔ ایک بار پھر سوچوں کی دنیا میں گم ہو کر یاد کرنے لگی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا محبت شاید نہ دے سکے۔ اس نے کب محبت کی خواہش کی تھی؟ یہ امید تو اس نے کب سے چھوڑ دی تھی۔ اسے تو عزت چاہیے تھی، اپنے لیے تھوڑی سی اہمیت۔ اس نے کیا چاہا تھا؟ صرف اتنا، اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ آج اسے ایک انجان شخص یہ سب دینے کو تیار تھا۔ انجان شخص نہیں، اس نے خود ہی اپنی سوچ کی تصحیح کی۔ انجان کہاں تھا؟ وہ اس کا مجازی خدا تھا، اس کا شوہر تھا وہ۔ زنین، تنگ مت کرو سحر کو، ابھی سلایا ہے اسے میں نے۔ زنین کی مصنوعی گھوری دیتے اس نے سحر کو اپنی گود سے اٹھا کر پالنے میں سلایا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا واسطہ بچوں سے پڑا تھا۔ بچے اسے پسند تھے، مگر ان کی دیکھ بھال جیسی بڑی ذمہ داری پہلی بار اس کے کندھوں پر آئی تھی۔ ہاں، اسے بچوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی اس وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں؟ آنکھیں گھماتے اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تو آیت نے مسکرا کر اسے پیار دیا، جس کے جواب میں اس نے بھی آیت کو پیار دیا۔ ایک نظر سامنے پڑے شاپنگ بیگز پر ڈال کر وہ دوپٹہ کندھے پر لٹکائے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا ارادہ سب سمیٹ کر رکھنے کا تھا۔ پہلے اس نے شہر کے کپڑے، جوتے اور دوسری استعمال کی چیزیں سیٹ کر کے ایک طرف رکھی۔ وہاں اپنے بنے کیبنٹ میں پہلے سے رکھی چیزوں کا معائنہ کیا، جس میں شہر کا دودھ، گھر میں پہننے والے کپڑے اور بھی بہت سا سامان تھا۔ اس سب میں سنین پیش پیش تھا، اسے ہر چیز کے بارے میں بتا رہا تھا۔ سنین کے کپڑوں اور سامان کے لیے الگ سے چھوٹی سی الماری تھی جہاں طوفان مچا تھا۔ اس نے ایک نظر سنین کو دیکھا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ آیت نے گہرا سانس لیا، پھر ساری چیزیں دوبارہ ترتیب کے ساتھ رکھی۔ آخر میں اسے مومن اور اپنی چیزیں سمیٹی تھی، مگر وہاں اور کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ کپڑے رکھ سکتی۔ یہ ہمارا کمرہ ہے، پاپا کا کمرہ ساتھ والا ہے، آیت کو بتاتے ہوئے مسلسل اس کے دوپٹے کے لٹکے ہوئے حصے کو پکڑ کر کھیر رہا تھا۔ اس بات میں گردن ہلاتی وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جانے سے پہلے شہر کے ارد گرد تکیے رکھ دیے، کہیں وہ گر نہ جائے۔ سارے کام سے فارغ ہوتے اسے 3 گھنٹے لگے تھے۔ اب وہ بری طرح تھک چکی تھی، اس لیے جا کر کچھ دیر صحن میں بیٹھ گئی، جہاں ایک طرف کچھ کرسیاں اور میز رکھے تھے اور دوسری طرف ایک تپائی پڑی تھی، اس کے اوپر بھی چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک پل کو آیت نے اس گھر کا موازنہ اپنے باپ کے گھر سے کیا۔
हैरानगी की बात यह थी कि कम जगह, कम सहूलियात होने के बावजूद इसके दिल ने शोहर के घर को बेहतरीन करार दिया। वजह सिर्फ एक थी, यहाँ वो खुलकर सांस ले सकती थी। कोई भी इसकी ज़ात की नफ़ी नहीं करता था। सुनैन की आवाज़ लगाने पर एक नज़र किचन की तरफ देखकर वो अपनी जगह से उठ गई। अब इसका इरादा खाना बनाने का था। शाम का वक्त था, माहौल में गर्मी की शिद्दत कम हो चुकी थी। खाना बनाते वक्त वो एक नज़र सहन में बैठे जुनैन पर भी डाल लेती, जो सहर के साथ खेल रहा था। जुनैन की हर बात के जवाब में सहर खिलखिला के हाथ पैर मारने लगती। आयत को यह मंजर मुकम्मल लगा। एक पल को इसे हैदर की याद आई, पर आंखें नम होने से पहले दोबारा हांडी में चमचा हिलाने लगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी 2 रोटियां बना रही थी जब इसने सलाम की आवाज़ पर बाहें झांका। मोमन सहर को सीने से लगाए खड़ा था। इसके दिल ने तस्दीक की, इसका शोहर इसके बाप जैसा तो हरगिज नहीं था। क्या हो रहा है? किचन में आकर इसने आयश से पूछा, साथ फ्रिज से पानी निकालकर गिलास में डालने लगा। खाना बना रही हूँ। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। अब वो आयत के पीछे खड़ा इससे माजरत कर रहा था। आयत को समझ नहीं आई कि इसकी माजरत का क्या जवाब दे। कुछ देर सोचने के बाद इसने खामोश रहना बेहतर समझा। इसे लगा वो खुद ही चला जाएगा, मगर ख्याल ही रहा। अब वो सिंक का नल खोले बर्तन धो रहा था। आप रहने दे, मैं करती हूँ। जल्दी से चूल्हा बंद करती वो इसकी तरफ आई, मगर मोमन अपनी जगह से हिला तक नहीं। मुझे आदत है, तुमने खाना भी तो बनाया है। मैं एक दो काम कर लूँगा तो मेरी शान कम नहीं हो जाएगी। खुदा ने तुम्हें मेरा हमसफ़र बनाया है। वैसे घर के काम बुआ कर जाती हैं। आजकल इनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए नहीं आ रही। जानती हो हमसफ़र कौन होता है? प्लेट्स को तेज़ी से साफ करता इसे बातें भी कर रहा था, जो इसके पीछे खड़ी गौर से सुन रही थी। इसके देखने पर नफ़ी ने सर हिलाया। मेरे नज़दीक एक ऐसा साथी जो हमेशा हर सफ़र में आपका साथ दे। तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं सारे काम तुम पर डाल दूँ। पहले भी मैं अपने काम खुद करने का आदी था, अब अगर तुमने कुछ काम संभाल लिए हैं तो कुछ मैं कर लिया करूँगा। तुम्हें जुनैन और सहर को भी संभालना होता है, जो बहुत ही मुश्किल काम है। आयत की नज़रें इसकी पीठ की तरफ ही मरकूज थीं, बहुत गौर से इसे नोट कर रही थी, जो हाथ धोकर अब उन्हें कपड़े से साफ कर रहा था। धुले हुए बर्तन सारे तरतीब से स्टैंड में लगे थे। बाहर से सहर के रोने की आवाज़ आई तो वो इसी खामोशी से किचन से बाहर निकल गए। पीछे मोमन खाना बाहर बड़े मेज़ पर लगाने लगा। सारे काम खत्म करके इसने सहर को दूध बनाकर दिया। मोमन ने इसे कहा था कि इसका दूध पीने का वक्त है। अब वो एक हाथ से सहर के मुंह में दूध की बोतल पकड़े दूसरे हाथ से जुनैन को थपक रही थी, जो इसकी झोली में सो रहा था। जुनैन के बालों में उंगलियां चलाते आयत ने आराम से इसका सर अपनी गोद में रखा, उठाकर तकिए पर रखा। बैठे बैठे इसकी टांगें शल सी हो गई थी। इसका इरादा टांगें फैलाकर बैठने का था जब वो दोबारा उठकर इसकी गोद में सो गया। इस बार आयत ने आंखें बंद करते लंबा सांस खींचा और फिर से इसे थपकने लगी। एक नज़र पास लेटी सहर को देखा, जो सो चुकी थी। दूध की बोतल एक तरफ रखकर इसने जुनैन को देखा। अब इसकी खुद की आंखें भी नींद से बोझल हो रही थी। जरा सी आंख लगी ही थी, दरवाज़ा नॉक हुआ। वो झट से सीधी हो गई। इसके पास आता शख्स कोई और नहीं था, मोमन ही था। आपको नींद आ रही है, चलकर दूसरे कमरे में आराम कर लें, जुनैन सो चुका है। मोमन की आवाज़ पर वो सर हिलाकर जुनैन को गोद से हटाकर तकिए पर मुंतकिल करने लगी। फिर आयत ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर साथ वाले कमरे में चली गई। लेकिन मोमन इसके पीछे नहीं आया था। इसे पता था वो बच्चों के साथ सो गया होगा। खुद को पुरस्कून करती वो बेड पर लेट गई। अब इसे अंदर अंदाज़ा हो रहा था, काफ़ी देर बैठने की वजह से इसकी कमर तख्ता बन चुकी थी। यकदम तेज दर्द उठा तो हाथ रखकर कमर से हिलाने लगी, फिर आराम से दोबारा लेट गई। लाइट बंद करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, क्योंकि आज फिर से लाइट जा चुकी थी। शदीद गर्मी के आलम में भी वो नींद के झटके खाने लगी और कुछ ही देर में इस पर गनूद की छा गई। अभी 1 घंटा ही हुआ था, सीने पर पड़ने वाले बोझ से इसका दम घुटने लगा। नींद में इसने हाथ से महसूस करना चाहा तो उसके हाथों को कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। झट से आंखें खोलती वो होश की दुनिया में आई, जहाँ जुनैन इसके सीने पर सुकून से सर रखे सो रहा था। अब की बार इसने जानकर इसे परे हटाना चाहा तो पूरे का पूरा इस पर लेट गया। मम्मा, मुझे आपके पास सोना है, पापा डांटते हैं, वो गंदे हैं। जुनैन के मुंह से मोमन के लिए शिकवा सुनकर इसने जानदार कहका लगाया, मगर ख्याल आने पर जल्दी से इस कहके का गला भी घोंट गई। यकीनन जुनैन नींद में उठकर मोमन के सीने पर सोया होगा, इसलिए मोमन ने इसे डांटा था।
नींद तो इसे अब आनी नहीं थी, इसलिए चुपचाप सुनैन के रेशमी बालों में हाथ चलाने लगी। ऐसे ही थे आयत। एक बार गहरी नींद से इसे कोई जगा देता तो फिर टैबलेट खा लेने के बाद ही नींद आती थी। अपने सीने पर इसकी जोर से चलती सांसें महसूस करके इसने सुनैन को अपने बाजू पर मुंतकिल किया, फिर अपनी सुरख होती आंखों को मूंद कर वैसे ही लेटी रही। 1 महीने से ऊपर का वक्त गुजर गया था इसे यहाँ रहते रहते। इस 1 महीने में इसके घर वालों ने मुड़कर इसकी खबर तक ना ली थी। वैसे भी उन्हें क्या फर्क पड़ता था वो मरे या जिए। हैरत की बात यह थी इसे हैदर की काल भी नहीं आई थी, ना इसका कोई अता पता था। दिल में कहीं ना कहीं जो उम्मीद की जोत चल रही थी अब वो मदम पड़ती नजर आ रही थी। इस 1 महीने में पूरा घर इसने खुद संभाल लिया। बच्चों की देखभाल करते करते काफ़ी कुछ सीख की थी। सुनैन और शहर काफ़ी हद तक इससे अटैच हो चुके थे। एक चीज़ जो अभी तक कायम थी वो इसके और मोमन के माबेन सर्द महरी थी। बज़ाहिर वो इससे आम से लहजे में ही बात करता था, कभी बच्चों के हवाले से कभी घर के हवाले से। अपनी या इसकी ज़ात के मुतल्लिक एक लफ्ज़ शायद ने इसके मुंह से नहीं सुना। बस इस घर में मोमन के बच्चों की माँ की हैसियत से आई थी। हाँ, वो इस घर में अनचाही बीवी थी, मगर अनचाही माँ नहीं थी। जुनैन और शहर के साथ इसे सुकून मिलता था। पूरा दिन दोनों के साथ गुजारती थी। इस पूरे दिन में 1-2 घंटे छोड़कर आयत ने जुनैन को हर वक्त बातें करते सुना था। वो बातूनी था, शायद आयत के आने के बाद हो गया था। जो भी था इसका दिल लगा रहता था। मोहम्मद से इसे कोई शिकवा नहीं था। इस घर में रहकर कम से कम वो इस ज़हनी तकलीफ से पीछा छुड़ा चुकी थी जो इसे अपने बाप के घर में सहनी पड़ती थी। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो रहा था। हर तरफ कानों में मौज़िन की अज़ानें गूंज रही थी। आयत इस वक्त कमरे में बैठी शहर को तैयार कर रही थी। ये इसका रोज़ का मामूल था। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बाद शहर को नहलाकर गर्मी की मुनासबत से कपड़े पहनाकर तैयार कर देती। इसके कुछ पल बाद वो सो जाती तो आयत नमाज पढ़ लेती थी। जुनैन मत करो ना, मुझे देर हो रही है, नमाज कज़ा हो जाएगी। आयत ने एक बार जुनैन को देखा जो अपनी चमकती आंखों से इसे देख रहा था। पिछले 10 मिनट से जब भी सहर सोने लगती वो इसे गुदगुदी करने लगता और सहर हंसते हुए आंखें खोल देती। ये सो जाती है तो मैं बोर हो जाता हूँ। मुंह बसोरता हुआ वो टांग पर कोहनी टिकाए अपना छोटा सा चेहरा हथेली पर रख चुका था, जिससे इसके फूले हुए गाल मजीद फूल गए। बात तो ठीक है आपकी, अच्छा है इसे नहीं उठाओ, मेरे पास एक हल है आपकी प्रॉब्लम का। आयत की बात पर वो झट से उठा, इसकी गोद में घुस गया। इसने सब इतनी तेजी से किया कि आयत ने पीछे को एक हाथ की हथेली टिकाकर खुद को गिरने से बचाया। अरे अरे आराम से, अभी मम्मा गिर जाती है। आयत ने नरमी से इसे समझाया। नहीं गिरती, मुझे पता है। जुनैन ने इसके गाल पर हाथ रखकर अपने होने का एहसास दिलाया। ऐसा अक्सर वो आयत से बातों के दौरान करता था। आपको कैसे पता है मैं नहीं गिरती? आयत ने इसे आजमाइश में डालना चाहा। आपका बेटा है ना आपको बचाने के लिए, मैं कभी आपको गिरने नहीं दूंगा। इसकी बात सुनकर आयत की आंखें नम हुई। इसे यकीन नहीं हो रहा था छोटा सा बच्चा इससे इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा। इस सच को वो झुठला नहीं सकती थी। सुनैन अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी हद तक होशियार व ज़हीन था। आयत की हर बात इसके लिए पत्थर पर लकीर होती थी। वो इसे कभी कभी तंग करता था, मगर आयत समझती थी अभी बच्चा था वो। मम्मा आपकी नमाज, इसने उंगली से इशारा करते इसका ध्यान घड़ी की तरफ करवाया। कुछ ही देर में इसकी नमाज कज़ा हो जाती। आंखों को रगड़ कर वो जल्दी से उठी। मेरी प्रॉब्लम, आयत का दुपट्टा खींचकर इससे रोकता हुआ वो याद दहानी करवाने लगा। हाँ आओ मेरे साथ। जल्दी से शहर के गिर तकिया लगाकर इसने एक बार फिर इसे चेक किया, फिर जुनैन का हाथ थाम कर कमरे से बाहर निकल गई। अपने साथ साथ इसने जुनैन को भी वज़ू करवाया। फिर कमरे में वापस आकर इसके सर पर पहनने के लिए टोपी थी जो जुनैन ने अपने छोटे छोटे हाथों में थाम कर जल्दी से पहनी। आयत ने 2 जायनमाज बछाई थी जुनैन के लिए। वो पहले ही अलग से छोटी जायनमाज ले आई थी। अपनी जायनमाज पर खड़े होकर इसने जुनैन से कहा जैसे वो नमाज पढ़ेगी इसे देखकर पढ़ता जाए। अलबत्ता पूरी नमाज इसने थोड़ी ऊंची आवाज़ में पढ़ी थी ताकि जुनैन भी आराम से नमाज पढ़ सके। दुआ मांगते हुए इसे एहसास हुआ तो जुनैन इसके पास नहीं बैठा, फिर सर झटक दुआ में मशगूल हो गई। मम्मा बाहर एक अंकल आए हैं, वो कह रहे हैं आपसे मिलना है। मैंने कहा है बाहर इंतज़ार करें, ठीक किया ना? आयत की गर्दन के गिर्द बाजुआ माइल करते हुए मुसलसल झूलते हुए अपनी बात की तस्दीक चाह रहा था। आयत ने दुआ ख़त्म करते इस बात में सर हिलाया तो पल में सुनैन के चेहरे पर मुस्कुराहट भी खच गई। चाय नमाज तय करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। नमाज के लिए
ली की चादर इसने उतारने की जहमत नहीं की थी। कौन? दरवाज़ा खोलने से पहले इसने आवाज़ लगाई। हैदर कानों में पड़ने वाला जवाब सुनकर बेशुमार नन्हे नन्हे कतरे इसकी आंखों से टपकने लगे। जब इसकी हालत देखकर सुनैन परेशानी से इसका हाथ थामे खड़ा था। अपने बेजान होते हाथों से इसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। सामने ही वो इसे संजीदा नज़रों से देख रहा था। एक लफ्ज़ भी मुंह से मत निकालना, घर चलो मेरे साथ अभी और इसी वक्त। आयत की कलाई पर अपनी गिरफ्त सख्त करता इसे साथ ले जाने लगा। जब आयत ने मुश्किल से इसके बढ़ते कदमों को रोका था, इसका अपना एक पैर चाहिए के बावजूद दरवाजे से बाहर था एक पैर इसने अंदर की तरफ जमाकर खुद को जैसे कैद किया था। सुनैन जरा सा इसकी टांगों को चिमटा हुआ था, जैसे इससे डर हो कि इसकी माँ दूर हो जाएगी। प्लीज़ भाई, सुनैन डर गया है, हम बैठकर बात कर सकते हैं, भराई हुई आवाज में कहते हुए इसने हैदर को देखा, जिसकी खुद की आंखें नम थी। इस वक्त आयत की हालत हैदर को काबिल रहम लगी थी। आयत में जान आयत में जान थी इसकी। कहाँ वो इसे जहाँ भर की खुशियाँ देना चाहता था, कहाँ वो आज इस हाल में इसके सामने खड़ी थी। इसे एक पल में हैदर की गिरफ्त इसकी कलाई पर हल्के से हुई। कड़कती गर्मी में कमरे में छत पर लगे पंखे की आवाज़ के अलावा एक और आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। आयत की आंखों से बहती बरसात मुसलसल जारी थी। इस वक्त सुनैन को अपनी गोद में लिए वो कमरे में बैठी थी। हैदर ने बैठने की ज़रूरत भी महसूस न की। कैसे हैं आप? कमरे में छाई खामोशी को तोड़ते आयत ने हाथ बढ़ाकर इसके हाथ को थामना चाहा। इसने झटक दिया। जानती थी हैदर इससे नाराज़ होगा, मगर इस कदर सख्त रवैये की तवक्को इसे अपने भाई से हरगिज़ नहीं थी। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। आयत ने एक और कोशिश की जब हैदर का इसकी तरफ उठता हुआ हाथ हवा में रुक गया। हैदर का बर्ताव देखकर सुनैन झट से आयत के पीछे छुप गया। वहीं आयत गंग सी हो गई। तुम इतनी बड़ी पागल कैसे हो सकती हो? इसे कंधों से थामकर वो सख्ती से इससे पूछ रहा था, मगर कुछ बोली नहीं। मेरा दिल कह रहा है तुम्हें जान से मार दूं। तुमने इस पाप के साथ क्या किया? वादा निभाया मुझे अनजान रखकर। मेरा क्या? ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने कि तुम्हें मेरा ज़रा ख्याल नहीं आया? इन लोगों के साथ रह रहकर तुम भी बेहिस बन गई हो। आयत, मुझे जीते जी मार दिया तुमने। तुम जानती हो मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा। तुमने मुझे इस लायक ही नहीं छोड़ा। हर पल मुझे यही एहसास अंदर से मार रहा है, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। क्यों हाँ की तुमने इस सब के लिए? एक बार मुझे बता तो देती, कहीं और ले जाता तुम्हें। मुझ पर बोझ नहीं थी तुम। मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकती थी। भाड़ में गया तुम्हारा वादा। मेरे जीते जी तुम इस अजियत में मजीद नहीं रहोगी। लेने आया हूँ तुम्हें, चलो घर मेरे साथ। मैं इस घर नहीं जा सकते जिसे आप मेरा घर कह रहे हैं। वैसे भी वो मेरा था ही कब। इस घर पर, इस घर के लोगों पर बोझ थी मैं। वक्त आने पर बोझ को सर से उतार दिया जाता है। जैसे मेरे बाप ने मुझे अपने सर से उतारा, वहाँ से आने पर भी इनका दिल मेरे लिए नरम नहीं पड़ा। इनकी कही की बात मेरे दिल पर लिखी जा चुकी है। रुखसती के वक़्त जब एक बेटी को अपने बाप की ज़रूरत होती है, मैंने भी उम्मीद की थी शायद वो दिखावे के लिए ही सही मेरे सर पर हाथ रख दे, पर एक बार फिर मार खा गई। उन्होंने मुझसे कहा, कभी मेरा शौहर मुझे घर से निकाल दे, मेरे पास कोई ठिकाना ना हो, तो उनकी चौखट पर ना जाऊं। मैं अब तक जितना वो बर्दाश्त कर सकते थे कर चुके। मेरा वजूद इनके लिए बेमैनी है। उन्हें बेटी नहीं बेटे की चाह थी। आप बहुत खुशकिस्मत हैं इस मामले में। इनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। तुम इनकी बेटी हो, यही हकीकत है। वो घर जितना मेरा है इतना ही तुम्हारा भी है आयत। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? यही मेरी किस्मत थी, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। इसमें कोई नहीं समझ सकता। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? यही मेरी किस्मत थी, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप ना मैं। हाँ, मुझे मलाल है बस यही कि मेरी माँ भी खामोश तमाशाई बनी रही। शायद अपनी जगह पर वो भी दुरुस्त हूँ। मैं खुश हूँ यहाँ। सुकून से बेड पर एक तरफ बैठी वो सुनैन के बाल संवार रही थी। फिर इसने नज़र उठाकर हैदर को देखा जो तंजिया हंस रहा था। वो तो देख ही रहा हूँ मैं, शादीशुदा मर्द की बीवी, 2 बच्चों की माँ, इस छोटे से झोंपड़े में कैसे गुजारा करके खुश है। तुम समझ नहीं रही। कल को लोग तुम्हें मोमन की दूसरी बीवी कहकर पुकारेंगे। जिन बच्चों की तुम माँ बनी बैठी हो, लोग ताने कसेंगे कि तुम पर सौतेली होने के, और वो तकलीफ़ इस तकलीफ़ से कहीं बढ़कर होगी। घर है ये मेरा, मुस्तकबिल किसने देखा है? मैं अपने आज में खुश हूँ। आयत को गुस्सा आया था। जैसा भी था इसका घर था, यकीनन ये इस शख्स की औलाद होगी।
اس نے जुनैन और शहर की तरफ इशारा करते बैठने के लिए जगह ढूंढी। फिर कुछ ना मिलने पर बाहर पड़ी कुर्सी से एक लाकर अंदर रखी और इस पर बैठ गया। ये मेरे भी बच्चे हैं। हैदर की अगली बात पर इसने एहतजाज किया तो मुस्कुराकर अफसोस से सर हिला गया। जानती हो, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया था, पर अब मुझे अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हैदर ने अफसोस से इसे देखा जो बच्चे को गोद में लिए इसके सामने बैठी थी। इस वक्त इसे आयत अपनी बहन काम इन बच्चों की माँ ज़्यादा लग रही थी। मैं खुश हूँ यहाँ, आयत ने इसे यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की थी। कहाँ है तेरा सरताज? अब की बार इसने मजाक में इसे छेड़ा। वो जान चुकी थी इसका गुस्सा कम हो गया है। काम पर गए हैं, शाम को आते हैं। तुम सारा दिन घर पड़े इसके बच्चों में लगी रहती होगी। नौकर भी तुम्हें ही बना लिया है। जब भैया प्लीज़, वो अच्छे हैं, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं? घर का काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता। सारा काम मैं अकेली नहीं करती, वो मदद करते हैं मेरी। इम्प्रेसिव। 1 महीने में ऐसा कौन सा जादू हो गया है तुम पर? अपने भाई को पानी तक तुमने पूछा नहीं, उल्टा यहाँ बैठकर इसके कसीदे पढ़ रही हो। वो भगो भगो कर इसे जूता लगा रहा था। आप पिछले 1 घंटे से मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मेरा बच्चा भी डर गया है। आयत ने खफा होकर इससे गिला किया। मेरा इरादा तुम्हें दो लगाने का था। इसने शर्मिंदा होने के बजाय आयत को हकीकत से आगाह किया। ये सच भी था। कुछ देर पहले तो वो खुद डर गई थी। आयत अफसोस से सर हिलाती कमरे से बाहर निकल आई। किचन से बना खाना गर्म करके इसने ट्रे में रखा, फ्रिज में से ठंडा पानी निकाला, सारी चीज़ें लेकर दोबारा कमरे में चली गई। वहाँ इसने कुर्सी के आगे मेज़ रख कर इसके सामने खाना रखा। फिर वापस किचन में आ गई। हैदर को चाय पीने की बहुत आदत थी। सुबह दोपहर शाम 3 वक्त चाय पीता था। इसके कहने से पहले इसने दूध चूल्हे पर चढ़ाकर चाय बनाई। फिर पास पड़ा कप उठाकर छलनी से चाय छानकर कप के किनारे साफ किए। छोटे से ट्रे में चाय का कप रखकर किचन से बाहर निकल गई और ट्रे जाकर इसके सामने रख दी। शुक्र है चीनी पत्ती थी, मुझे लगा हमसायों से मांगने जाओगे। अभी वो फिर से इसे छेड़ रहा था। आयत ने घूर कर इसे देखा। अब ज़्यादा हो रहा है। हैदर को वो खफा सी लगी तो माजरत करता चाय पीने लगा। खाने को इसने हाथ तक नहीं लगाया था जो आयत जाकर दोबारा किचन में रख आई। बातों बातों में जोहर से असर हो गई। वो स्कूल से बैठा इसे बातें कर रहा था। कभी कभी इसे छेड़ने भी लग जाता, जिस पर आयत खफा हो जाती। असर की नमाज पढ़कर इसने सलाम फेरा तो हैदर पूरी तरह बच्चों के साथ मसरूफ़ था। शहर को गोद में लिए जुनैन के साथ हंसी भी ठिठोली करने लगा। पुरस्कून होकर इसने तस्बीह की दुआ मांगे। अब हैदर ने अपनी मस्ती में इसे भी शामिल कर लिया। आयत के साथ मिलकर इसने ज़िंदगी में पहली बार घर का काम भी करवाया, जिस पर जुनैन और वो हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। कोई काम इससे ढंग से नहीं हो पा रहा था, फिर भी वो लगा रहा था। आपकी तबीयत ठीक है? मोमन का सुर्ख चेहरा देखकर आयत को तशवीश हुई थी। पहले भी इसे पूछना चाहती थी, मगर मोमन को हैदर के साथ मसरूफ़ देखकर इसने बाद में पूछने का इरादा किया। इस वक्त जुनैन और शहर को सलाहकर इसे मोमन का ख्याल आया तो उसके पास आ गई। वो आपका चेहरा सुर्ख हो रहा था इसलिए पूछ लिया। मोमन को अपनी तरफ सवालिया नज़रों से देखते पाकर आयत ने जवाब पेश किया। कुछ वक्त इसके पास खड़ी इंतज़ार करती रही। शायद वो जवाब देने के मूड में नहीं था। आयत ने वहाँ से जाना बेहतर समझा। आयत इससे पहले वो कमरे से बाहर जाती मोमन की आवाज़ पर इसके बढ़ते कदम थम से गए। यहाँ हूँ मेरे पास। मोमन का अपनी तरफ बढ़ता हाथ देखकर आयत का हालत खुश्क हो गया। आज से पहले भी इसे मुखातिब करता था, मगर आज कुछ तो था इसके लहजे में जो वो महसूस कर सकती थी। मोमन की तरफ जाते इसके कदम मन भर के हो रहे थे। जैसे ही इसके पास पहुंची, आयत का हाथ इसके हाथ में था, जिसे वो थाम कर अपने सर पर रख चुका था। मेरे सर में बहुत दर्द है। पता नहीं वो दरख्वास्त कर रहा था या हुक्म दे रहा था। आयत को अंदाज़ा नहीं हुआ। खामोशी से इसके सर सरहाने बैठकर अपने नर्म हाथों से इसका सर दबाने लगी। तभी इसे अंदाज़ा हुआ मोमन का माथा हल्का गर्म था, शायद इसे बुखार हो रहा था। तुम गई क्यों नहीं हैदर के साथ? इसका अगला सवाल सुनकर वो ठटकी थी। क्या वो चाहता था वो चली जाए? हैदर को कितने माह से इसने कहा था ये घर इसका है। अब जैसे एक पल में सब पराया लग रहा था। अपनी सोचों में इतनी उलझ गई। आंसू का कतरा अनजाने में मोमन के माथे पर गिरा। तुम रो रही हो? आयत की तरफ करवट लेकर मोमन ने इसकी आंखों में देखना चाहा। वाकई वो अपने रोने का शुगल पूरा कर रही थी। मैंने बस सरसरी सा सवाल पूछा था। तुम चाहती तो मेरे घर पर ना होते हुए भी अपने भाई के साथ जा सकती थी, जबकि मैं जान चुका हूँ ये शादी भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है। अगर तुम्हें मेरा सवाल बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे अंदाज़ा होता तुम्हें इतना बुरा लगेगा तो कभी ना पूछता।
मोमन के शर्मिंदा होने पर आयत के बहते आंसू यकदम थमे थे। अब इसने ये तो नहीं चाहा था कि मोमन इसके सामने शर्मिंदा हो। आई एम सॉरी, वो एक बार फिर से माफ़ी मांग रहा था। आयत खुद भी शर्मिंदगी से सर झुका गई। हाँ, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। आयत, तुम खुद ये सब सोच रही हो। अब यही मेरा घर है, यहाँ से मैं कहीं नहीं जा सकती। काफ़ी देर बाद आयत ने खुद को कहते सुना, थैंक यू। इसके मुंह से निकले लफ्ज़ों ने आयत को चौंका दिया। वो समझ नहीं पाई थी किस बात के लिए इसका शुक्रिया अदा कर रहा है। शुक्रिया तो इसे अदा करना चाहिए था, इसकी वजह से वो सालों बाद ज़हनी तकलीफ से रहा हुई थी, जहाँ आकर इसे फैमिली के साथ रहने का एहसास हुआ था। मोमन की वजह से अपने सर के नीचे वो महफूज छत का एहसास कर पाई थी। ये घर, यहाँ की खुशियाँ सब इसी की बदौलत इसे मुयस्सर हुई थी। सबके लिए आए थे। इसका जितना भी शुक्रिया अदा करती कम था, मगर वो था कि इसका एहसानमंद हो रहा था। खामोशी के आलम में मोमन ने इसके कंधों के गिर्द हसार खींचकर आयत को खुद से करीब किया। आयत को इसके लबों का पुरहदत लम्स अपनी पेशानी पर महसूस हुआ। इस लम्हे आयत अपनी धड़कनें बेकाबू होती महसूस हुई। आयत के कांपते हाथों को जैसे मोमन ने अपने मजबूत हाथों में लिया। आयत को तहफ़्फ़ुज़ का सा एहसास हुआ। घनेरी पलकों के चलमन गिराती वो मोमन के सीने पर अपना सर टिका गई। आज इसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। सब था इसके पास। इसको अपनी दुनिया थी, जहाँ इसके साथ कुछ उठाया नहीं जाता था, बल्कि वो इस ख़ानदान का हिस्सा थी। बाकी सब की तरह वो भी चाहती थी कि किसी की ज़िंदगी में अहमियत की हामिल हो। मोमन की ज़िंदगी में आकर प्यार, अहमियत, भरोसा, यकीन सब इसे मिल गया था। अब इसे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? इस वक्त वो हैदर के घर जा रहे थे जब आयत ने मोमन से कहा, वो खुद समझदार है आयत, मेरा नहीं ख्याल इसे कुछ समझाने की ज़रूरत है। मोमन ने इसकी आंखों में मौजूद इल्तिजा देख ली थी, जानता था किस बारे में बात कर रही थी। खाक समझदार हैं, बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। आयत को मोमन का हैदर की तरफदारी करना कुछ खास पसंद नहीं आया था। नहीं, तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो, इसकी अपनी ज़िंदगी है, हम इसे इसका फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते, कम से कम मैं तो नहीं। साफ इशारा था आयत की बात मानने के मूड में हरगिज़ नहीं है। वो भाई है मेरे, अगर कुछ गलत करेंगे तो मेरा हक है उन्हें बताना। आयत अभी भी अपनी जिद पर अड़ी थी, साथ सुनैन को भी देख रही थी, जो इसकी गोद में बैठा मज़े से आइसक्रीम खा रहा था, जबकि सहर मोमन के पास थी। देखूंगा मैं, इसने आयत को टालना चाहा। नहीं, आप बात करेंगे इनसे, आज ही वो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, आप बात करेंगे इनसे आज ही, वो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे भी हैं हमारे माँ बाप हैं, इस उम्र में उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत है। इस तरह बढ़ापे में उन्हें बेयारो मददगार छोड़ना दुरुस्त फैसला नहीं। उन्हें कहीं वापस अपने घर चले जाएं। आयत की बात पर मोमन ने लंबा सांस खींचा। इसे समझाना नामुमकिन था, खास तौर पर जब बात इसकी फैमिली की होती थी। वो चाहकर भी इसे बता नहीं सका था। हैदर ने, बल्कि खुद जमाल ने हैदर को घर से निकाल दिया था। वजह सिर्फ यही थी कि वो आयत के साथ खड़ा था। इसने जमाल से आयत के हिस्से की बात की थी, जो उन्हें नामंजूर था। ये बात हैदर ने खुद इसे बताई थी। तब से इसने पार्ट टाइम जॉब कर ली थी, खुद छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर इधर शिफ्ट हो गया था। आप बात करेंगे ना? आयत ने मोमन से दोबारा पूछा, जो अब मज़ीद इसे टाल नहीं सकता था। कुछ ही वक्त में आयत इसके दिल पर बुरी तरह काबज़ हो चुकी थी। ठीक है, मोमन के मान जाने पर बड़ी सी मुस्कुराहट ने आयत के चेहरे का अहाता किया था। यही चीज़ थी जो मोमन को खुद से बढ़कर थी। आयत को हर हाल में खुश देखना चाहता था। 25 मिनट की मुसाफत के बाद मोमन आयत को लेकर एक बिल्डिंग में आया था। दूसरे माले पर पहुंचकर इसने एक फ्लैट के बाहर खड़े होते बैल दी। पहली बार बैल देने पर ही दरवाज़ा खोल दिया गया। सामने हैदर फॉर्मल कपड़ों के ऊपर एप्रन पहने खड़ा था। शायद वो खुद खाना बना रहा था। दोनों को देखकर इसने गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया। सुनैन और सहर को प्यार देकर उन्हें बैठने का कहता वापस किचन में चला गया। वहाँ से इसकी वापसी 10-15 मिनट बाद ही हुई। हाथ में ट्रे पकड़े वो किचन से बाहर आया, जिसमें कोक से भरे 3 गिलास और चौथा स्मॉल साइज कप था, जो इसने जुनैन को दिया था। एक गिलास इसने खुद लिया, एक मोमन को दिया। अब वहाँ एक ही गिलास था। गिलास उठाने वाली कतरे खफा थे, इसलिए ये जहमत भी ना की गई कि आयत को खुद से खफा देखकर हैदर ने मोमन को इशारा किया। इसका इशारा समझकर मोमन ने गिलास खुद उठाकर आयत की तरफ बढ़ाया, जो इसने चुपचाप ले लिया। हैदर ने यह नज़ारा देखकर इशारे से ही इसे दाद दी, जो मुस्कुराए बिना ना रह सका, जबकि पास बैठी इस सबसे अनजान आयत आहिस्ता आहिस्ता मशरूब गले में अंधेर रही थी। खाना तैयार होने पर हैदर ने आयत को आवाज़ लगाई, जो ना चाहते हुए भी उठकर इसकी तरफ आ गई। तुम मेहमान नहीं हो, यहाँ आराम से शोहर के साथ बैठ गई हो, खाना निकालने में मेरी मदद करो।
हैदर की बात के जवाब में आयत मुंह बनाती बर्तनों में खाना निकालकर खुद ही बाहर ले गई, जहाँ मोमन और हैदर मिलकर दस्तरखान बिछाए बैठे थे। ये बर्तन कहाँ से लाए हैं? खाना खाते इसने खामोशी को तोड़कर पहला सवाल किया। 7 वालों से मांगे हैं। बगैर किसी लगी लिपटी से इसे सच बता रहा था। जानता था आयत क्या सोच रही होगी। 2 दिन पहले जो शख्स इसके घर में बैठा इसे झोंपड़ा बो रहा था, चाय पत्ती पर किया जाने वाला तंज इसी पर उल्ट गया था। आज वो खुद खाली हाथ था। तुम लोग बहुत बेमरब्बत हो। खाने से फारिग होकर हैदर ने मोमन और आयत के सामने बैठते हुए कहा। सुनैन इसके लायक खिलौनों से खेल रहा था। सहर मोमन के पास ही थी। ऐसा क्या कर दिया है हमने? मोमन ने इसे सवाल किया। बंदा तारीफ ही कर देता है। खाने की मजाल है तुम लोगों ने एक बार भी कहा हो खाना अच्छा बना था। हैदर तुम्हारे हाथ में जादू है। हैदर बड़े मज़े से बैठा खुद की तारीफों के पुल बांध रहा था। आप वापस क्यों नहीं चले जाते? आयत इसकी बात काट कर असल मसले की तरफ आई और हैदर मुंह बसोर कर रह गया। इसकी बहन आज जंग किए बिना मानने वाली ना थे। तोपों का रुख मुकम्मल हैदर की तरफ हो चुका था। मैं जाना नहीं चाहता वहाँ। किस खुशी में? हालांकि उन्हें आपकी ज़रूरत होगी। आप इनके इकलौते बेटे हैं। इनकी एक बेटी भी है। हैदर ने इसे जताना ज़रूरी समझा। मेरी साथ इनके लिए कभी भी अहमियत की हामिल नहीं रही। फिर क्यों इस बात को अना का मसला बना रहे हैं आप? मैं अना का मसला बना रहा हूँ। वो समझ नहीं रहे, अपनी ज़िद पर अड़े हैं। ये दुनिया सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बनाई गई है। मर्द और औरत दोनों मिलकर माशरे की बुनियाद रखते हैं। इसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। औरतों को भी अल्लाह ने उतने ही हुकूक दिए हैं। जो भी हूँ वो हमारे वालदैन हैं। इस तरह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हम। अम्मी का क्या कसूर है इस सब में? औलाद होते हुए भी तनहा ज़िंदगी गुजारना अजाब हो जाएगा इनके लिए। ये इनके शोहर की चॉइस है। मैं क्या कर सकता हूँ? हैदर कंधे उचकाता सीधा हो गया। आप प्लीज़ वापस चले जाएं मेरे लिए। कुछ दिनों तक यहीं रहूँगा, फिर चला जाऊँगा। इस वक्त आयत को समझाना नामुमकिन था, इसलिए इसने राह निकाली। अब वो कुछ दिन सुकून से रह सकता था। आप आज क्यों नहीं जा रहे? कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद हैदर ने इसकी आवाज़ सुनी। मोमन ने अफसोस से सर हिलाया। अभी तक वो वहीं अटकी थी। आपको मेरी कसम। शट अप आयत, बस भी करो। कहा ना कुछ दिनों बाद चला जाऊँगा। यहाँ का रेंट दे चुका हूँ। 1 महीने बाद ही जा सकता हूँ। इस तरह सब चीज़ें दरमियान में छोड़कर नहीं जा सकता मैं। हैदर को गुस्सा होते देखकर इसकी नाराज़गी में मज़ीद इजाफा हो गया। इस बारे में दोबारा बात नहीं की थी। इसने बस इनकी बातों का जवाब देती रही थी, फिर बच्चों में मसरूफ़ हो गई। एक सवाल पूछूं? आयत ने एक नज़र साथ चलते मोमन का चेहरा देखा, फिर जल्द ही अपनी नज़रें सामने थोड़ी सी दूर खेलते सुनैन पर मजबूर कर दी। तुम्हारे बेतुके सवालों का जवाब नहीं मेरे पास आयत। मोहम्मद सख्त बदमज़ा हुआ, जैसे वो पहले से जानता हो आयत क्या पूछना चाह रही है। इस वक्त दोनों करीबी पार्क में आए थे। कुछ देर चहलकदमी करने के बाद वो नरम घास पर बैठे थे। हम मुझे इग्नोर कर रहे हैं, गिला करते वो सहर को इसकी गोद से ले चुकी थी, जबकि मोमन इसके बात पर ठटक सा गया। मैं सुनना चाहूँगा। वो वाकई जानना चाहता था। मुझे बात नहीं करनी। जब कोई जवाब न मिला तो वो बात बदल गई। मोमन ने गहरा सांस खींचा। पूछो? मोमन के पूछने पर खफा बैठी आयत झट से सीधी हुई तो वो मुस्कुरा कर रह गया। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो? यही उम्मीद थी तुमसे। तुम्हारे छोटे से दिमाग में हमेशा फजूल सवाल ही क्यों आते हैं? मोमन बेजाज सा हुआ था। पहली बार नहीं था जब आयत ऐसा सवाल कर रही थी। पहले भी बहुत बार वो इससे इस तरह के सवाल कर चुकी थी। मोमन अक्सर चिढ़ सा जाता था। इसमें फजूल क्या है? तुम क्यों जानना चाहती हो? आखिर तुम्हारे बगैर हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? मोमन ने अपने साथ साथ बच्चों का भी हवाला दिया। वैसे ही मुझे तजस्सुस रहता है कभी मैं दुनिया से चली जाऊं तो आप क्या करेंगे? अपने दिल की बात करती वो मोमन को का सुकून बर्बाद कर चुकी थी। मोमन की बात पर आयत सरपटा गई। मैंने कब कहा आयत जानकर अनजान बनी। तुमसे पहले मेरी दुनिया वीरान थी। मैं सिर्फ अपने बच्चों की खातिर जी रहा था। तुम्हारे आने से मुझे लगा कि ज़िंदगी को एक मौका देना चाहिए, जो मैंने दिया। अब जब मेरी साथ मुकम्मल तुमसे वाबस्ता हो चुकी है, तुम्हारे ना होने से शायद पहले की निस्बत वीरानियाँ मज़ीद बढ़ जाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा या मर जाऊँगा। ये बातें फिल्मों और ख्वाबों की दुनिया तक ही होती हैं। हकीकत में किसी एक के चले जाने से दूसरा नहीं मरता। यहाँ हर एक को अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। अजीब शख्स था वो, इजहार भी कर गया और इसे हकीकत से भी आशना करवा गया। आप इतनी मुश्किल बातें क्यों करते हैं? आयत के सवाल पर इसे हंसी आई थी।
शायद ज़िंदगी कभी आसान नहीं रही। मोमन का अगला जवाब इसे सच में लाजवाब कर गया। आपको लगता है मैं गलत हूँ? हैदर ने शिशुपन से निकलने के लिए साथ बैठे मोमन से सवाल किया। आयत से मिलने के बाद वो मोमन की तरफ आया था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों का नज़रिया अलग है। दोनों बात बात दोनों की दुरुस्त है। तुम्हारा साथ देते हुए मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आयत गलत है। इस वक्त एक बेटी की तरह सोच रही है, तुम एक भाई की तरह। मुझे क्या करना चाहिए फिर? तुम एक बेटे की तरह सोच कर देखो। उम्मीद है फैसला लेने में आसानी हो। मोहम्मद ने लगी लिपटी बगैर इसे मुखलसाना मशवरा दिया। फिर मुझे वापस चले जाना चाहिए? बिल्कुल। रही बात आयत की, इस ज़िंदगी में सब है, इसे किसी हिस्से की ज़रूरत नहीं। ना पहले थी। इस सब से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, इसके लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स को समझाओ। इन जाहलाना सोचों का खात्मा करो। तुम बखूबी ये कर सकते हो। मुझे नहीं लगता वो समझेंगे। तुम तो आग में कूदने से पहले हार मान चुके हो। वैसे ये बुज़दिलों की निशानी होती है। हैदर ने मुस्कुराकर इसे देखा। मैं बहादुर कभी था ही नहीं। होता तो पहले ही सब बदल चुका होता। अब तो सब खत्म होता नजर आ रहा है। नहीं, ये तुम्हारी सोच है। मोमन ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। तुम रताई से पहले घबरा रहे हो और कुछ नहीं। मोमन की अगली बात पर हैदर बेसाख्ता हंसा था। मोमन ने सच ही कहा था। शुक्रिया। मोमन से बात करके इसे वाकई हिम्मत मिली थी। इस बात का मुकम्मल इत्मीनान था आयत के लिए मोमन से अच्छा हमसफ़र शायद ही कोई और होता। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर किचन में खड़ी मरियम ने अपनी आंखें रगड़कर आंसू से साफ की, जो औलाद की जुदाई में इसकी आंखों से बह रहे थे। हिम्मत की शुरू से ही इसमें कमी थी। इस चीज़ की कमी आज इसे बुरी तरह खुली थी। बदकिस्मत माँ थी जो अपनी औलाद के लिए आवाज़ तक न उठा सकी। सर पर दुपट्टा जमाकर वो किचन से निकली, फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ी। कौन? अंदर से आवाज़ लगाई। घर का सिर्फ जमाल था जो कमरे में था। वो मैं हूँ, डरते हुए धूप में खड़ी आयत ने जवाब दिया, जो एक हाथ में सहर को लिए दूसरे हाथ में जुनैन का हाथ थामे खड़ी थी। दिल बार बार मोमन की जानब जा रहा था, जिसे बगैर बताए वो बच्चों को लेकर यहाँ चली आई थी। मरियम ने झट से दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर किया और अपने सीने से लगा लिया। आज कितने महीनों बाद इसके दिल को सुकून पहुँचा था। बेआवाज़ आंसू बहाती आयत को सीने में भेंचे खड़ी थी। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। पहला जुमला जो इसने माँ के मुंह से सुना वो माजरत का था। इसे आज भी याद था कि इसे घर से जाते हुए भी इसने अपनी माँ से अलविदाई लफ्ज़ यही सुने थे। आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग कर मुझे गुनाह का हकदार बना रही हैं? मेरे दिल में कोई गिला नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ बहुत। शहर के रोने की आवाज़ पर मरियम को खुद से अलग करते इसने एक हाथ से इनका चेहरा साफ किया। बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। सुनैन को गोद में लेते मरियम ने इसके चेहरे पर बोसा दिया। फिर शहर को भी प्यार दिया, जो किसी गैर की तरह इस तरह प्यार लेने से बुलंद आवाज़ में रो रही थी। अंदर चलो, गर्मी है यहाँ। मरियम ने सुनैन का गर्मी से सुर्ख होता चेहरा देखकर इसे कहा, जो माँ बाप के घर में आते ही हिचकिचा रही थी। मरियम को अफसोस हुआ खुद पर। इस दुनिया में तो ले आई थी, मगर इसका हाथ थाम कर चल न सकी। ये सिर्फ तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारी माँ का घर भी है। चलो। आयत का हाथ थामकर वो ज़बरदस्ती से अंदर ले गई, जहाँ पहला सा कुछ भी नहीं था। सब कुछ बदल गया था। घर का आधा सामान वहाँ मौजूद नहीं था। आपने सेटिंग चेंज कर दी। पहला ख्याल यही आया था इसे। नहीं, तुम्हारे बाप ने जुआ खेला था, हार गया, इसलिए लोग सामान उठाकर ले गए। अब अभी भी और कर्जा है शायद। मैं अकेली औरत क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे जाने के बाद जमाल ने हैदर को भी निकाल दिया। शायद इसे पता चल गया था जमाल जुआ खेलने लगा था। काफ़ी बहस हुई थी दोनों में। फिर हैदर ने कहा कि इसे इसका और तुम्हारा हिस्सा चाहिए। ये इसकी सोच थी कि वो ऐसा करके घर बचा सकता है। जमाल ने उल्टा इसे ही घर से निकाल दिया। मैंने रोकने की कोशिश की थी बहुत। भूल गई थी पहले कब मेरी चली है। मरियम का एक एक लफ्ज़ सैयद को गंग कर रहा था। हैदर ने जो इसे बताया वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब इसकी समझ में आ गया था मोमन और हैदर ने मिलकर इससे सच छुपाया था, ताकि इसे मज़ीद तकलीफ ना पहुँचे। और वो बाप के प्यार में भाई से नाराज़ होकर इसे क्या कुछ कह गई थी, इसलिए मोमन हैदर से बात नहीं करना चाहता था। सारी किरें एक साथ खुलकर इसके दिमाग में हलचल मचा रही थी। तुम लोग पानी पियो, बच्चों को भी पिलाओ, गर्मी बहुत है आजकल। ट्रे इसके सामने रखती मरियम ने इसे कहा तो आयत ने जुनैन और सहर को पानी पिलाया। खुद पीने से इनकार कर दिया। इस वक्त इसका दिमाग और दिल कहीं और अटके थे। तुम क्या कर रही हो यहाँ? कमरे से बाहर आते जमाल की ऊंची आवाज़ पर मरियम और आयत दोनों चौंके। आयत के चेहरे पर हैरानी थी। दुख, डर, सारे जज्बात एक साथ रक्सा कर रहे थे।
डर तो मरियम को भी लग रहा था। आयत अकेली नहीं थी, इसके साथ बच्चे भी थे। जमाल गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर गया तो इसके आगे की सोच आते ही इसने झुरझुरी ली। मैंने बुलाया था। आयत को मुंह खोलता देखकर मरियम ने सारा मलबा अपने ऊपर ले लिया। किससे पूछकर? जमाल इश्ताल से मरियम की तरफ बढ़ा तो दौड़कर पीछे हुई। मेरा दिल कर रहा था इससे मिलने को। आप इसे बेटी नहीं मानते, मगर मैंने कभी इसकी ज़ात से इनकार नहीं किया। मेरी बेटी है, ये हक रखती है जब चाहे मुझसे मिलने आए। आज पहली बार मरियम ने आयत के हक के लिए आवाज़ उठाई थी। दिल में जो डर था अब कहीं उड़न छू हो चुका था। इस बार वो चुप रहना नहीं चाहती थी। तुम निकलो अभी और इसी वक्त मेरे घर से। जमाल ने उंगली से इशारा करते जाने का हुक्म दिया तो आयत का दिल डूब सा गया। हर बार इसे पहले से बढ़कर तकलीफ दी जाती थी। ये कहीं नहीं जाएगी, ये इसका भी घर है। पीछे से आते हैदर ने जमाल को जवाब दिया और आगे बढ़कर आयत के सर पर हाथ रखा, मगर वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। जब मोमन भी इसके पास आकर खड़ा हुआ, वो नहीं जानती थी इसे कैसे पता चला कि वो कहाँ है, मगर इसका बाप मोमन को कुछ कहता तो इसके लिए वाकई डूब मरने का मुकाम था। सर झुकाने की ज़रूरत नहीं आयत, माँ बाप से मिलना कोई गुनाह तो नहीं। हाँ, तुम मुझे खबर कर देती तो मुझे अच्छा लगता। आयत के सर झुकाने पर मोमन ने इसका हाथ पकड़कर हल्का सा दबा दिया। इस वक्त इसका दिल किया ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। इस वक्त भी वो इससे शिकवा नहीं कर रहा था, बल्कि इसके साथ खड़ा था, इसे सहारा दे रहा था। मोमन के लिए इसके दिल में मौजूद इज्जत का रुतबा कई गुना बढ़ गया था। अपनी ज़िंदगी में कम से कम इसका एहसान चुका नहीं सकती थी। ठीक है मैं फिर ठीक है फिर मैं ही चला जाता हूँ ये घर छोड़कर। इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। तुम्हें भी इसने मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया है। आज तुम इसके लिए मेरे सामने खड़े मुझसे ज़बान लड़ा रहे हो। मैंने आपसे बदतमीज़ी नहीं की पापा, बस आयत को तस्लीम कर लीजिए, वो भी आपका खून है। आप क्यों इसे इसके हक से महरूम करना चाहते हैं? ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है इससे जिसकी सज़ा ख़त्म होने को नहीं आ रही? इतनी नफ़रत क्यों भरी है आपके दिल में? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हैदर, आप लोग मत लड़े मेरी खातिर भाई। वैसे भी मेरी अपनी फैमिली है, मैं यहाँ नहीं भी आऊँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम कहीं नहीं जाओगी आयत, हैदर ने इसका हाथ थाम कर रोक दिया। तो मोमन ने इसरार किया। इसे भी आयत का फैसला ठीक लगा था। इससे पहले सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती। वो आयत को लेकर जाना चाहता था, मगर आयत हैदर कुछ मानने को तैयार न था। वो ठान चुका था आज जमाल से दो टोक बात करके होकर रहेगी। आपको बेटों की ख्वाहिश थी तो अल्लाह ने आपको बेटा भी दिया तो है। अब अगर बेटी भी आ गई है तो मसला क्या है? इसकी पैदाइश तुम्हारी माँ की ज़िद थी। ये अल्लाह का फ़ैसला था, जिसमें किसी की ज़िद, किसी की नाराज़गी नहीं चलती। जो चाहता है वो करता है, किसे कब क्या कितना नहीं, ये अल्लाह नवाजता है। वो अच्छी तरह जानता है हमारा काम इस फैसले को खुशी खुशी तस्लीम करना। हम कौन होते हैं इसकी किसी बात से इनकार करने वाले? हैदर ने शाइस्तगी से जमाल के दिल को नरम करना चाहा। लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है हैदर, तुम इसे यहाँ रखना चाहते हो तो रखो, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अब गलत कर रहे हैं पापा, हैदर ने उन्हें कायल करना चाहा, जो कुछ सुनने समझने की हालत से आगे निकल चुका था। इस वक्त जमाल की अकल पर पत्थर पड़ चुके थे, जो बहुत जल्द हटने वाले थे, पर किस रूप में ये कौन जानता था। जमाल बिखरा हुआ घर से बाहर निकल गया। आयत ने हैदर को कहा जमाल को रोकने के लिए, मगर वो भी इसकी सुन नहीं रहा था। उल्टा इसने आयत को खामोश होने के लिए कहा तो वो बेबस होकर जमाल के पीछे भाग गई। किसी सूरत नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से घर टूट जाए। जमाल के जाने से मरियम अकेली हो जाती। अपनी माँ के दुखों का सबब बनकर वो कभी खुश नहीं रह सकती थी। आयत मोमन सहर मरियम को पकड़कर इसके पीछे चला गया। आयत को इस हाल में अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। जानता था वो किस ज़हनी कैफियत से दो चार थी इस वक्त। हैदर जाओ देखो उन्हें, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मरियम ने हैदर से कहा तो वो भी इनके पीछे घर से बाहर निकल गया। गली से निकलकर मेन रोड पर आते सामने का मंजर इसकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। इस एक पल ने इसके हवास सलब कर लिए थे। इर्द गिर्द जमा होती भीड़ को चीरता वो वहाँ पहुँचा। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसकी आंखों के सामने सड़क पर खून में लिपटी आयत का सर जमाल की गोद में रखे बैठा था, जबकि मोमन बार बार इसका गाल थपथपाते हुए नाम भी पुकार रहा था। गुजरे लम्हात। अब्बू रुके, मेरी बात तो सुने। आई तकरीबन भागती हुई जमाल के पीछे आई थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी आयत, चली जाओ यहाँ से। मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आप वापस चलें, मैं कभी आपके सामने भी नहीं आऊँगी।
वादा करती हूँ। जमाल का हाथ पकड़ के इसने वादा किया, जो झटक कर एक तरफ हो गया। तुम जाओ यहाँ से, मैं नफरत करता हूँ तुमसे। बेटी की नफरत में अंधाधुंध चलता हुआ वो सड़क क्रॉस करने लगा। ये देखे बगैर सामने से आता ट्रक इसके कितना करीब आ चुका है। अब्बू हटे वहाँ से। जमाल को बचाने के चक्कर में आयत दौड़कर इसके पास गई। आखिरी मंजर जो इसकी आंखों ने देखा वो मोमन का चेहरा था। ट्रक ड्राइवर कोशिश के बावजूद वक्त पर ब्रेक ना लगा सका। जमाल को आयत ने खींचकर वहाँ से हटा दिया। मोमन ने आगे बढ़कर आयत को बचाना चाहा, मगर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक तेजी से इसे कुचलता हुआ आगे निकल गया। पीछे हैदर सब देखकर सकते में आ गया। हैदर और मोमन पागलों की तरह इस वक्त आयत को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। इसी भीड़ में कुछ लोग चला चलाकर एम्बुलेंस को कॉल करने का कह रहे थे। इस सारे हादसे में एक शख्स था जो टिकटिकी बांधे आयत को देख रहा था। वो जमाल था, जिसकी गोद में आयत का सर रखा था। करीबी प्राइवेट अस्पताल के बाहर चक्कर लगाते हैदर और मोमन की जान पर बनी थी। दोनों की जिंदगी एक वजूद से जुड़ी थी, जो अंदर जिंदगी और मौत से पिछले 4 घंटों से लड़ रही थी। मम्मा को अंदर क्यों ले गए हैं? सुनैन ने मोमन का हाथ पकड़कर परेशानी से पूछा। आप रो क्यों रहे हैं? अपने सवाल का जवाब न पाकर सुनैन ने फिर से मोमन से पूछा, जिसे इस सब से अनजान रखा गया था। नहीं, मैं रो नहीं रहा। मोमन ने आंखों को हाथ से रगड़ के साफ करके इसे दिखाया था। वो रो नहीं रहा। मम्मा ने कहा था अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। आपको भी नहीं बोलना चाहिए, मम्मा नाराज हो जाएंगी वरना। सुनैन की अगली बात पर मोमन ने हल्का सा मुस्कुराना चाहा, मगर नाकाम ही ठहरा। मेरा एक काम करोगे? मोमन ने इसके गाल पर प्यार करते पूछा। वो क्या? इसने भी मोमन के गाल पर प्यार जवाबी बोसा दिया। ऐसा अक्सर वो आयत के साथ करता था। आज पहली बार इसने मोमन को इस तरह जवाब दिया था। अल्लाह पाक बच्चों की दुआ जल्दी सुनता है। सुनैन का हाथ से दुआ करो, वो जल्दी ठीक हो जाए। अल्लाह आप मम्मा के लिए अल्लाह चूमकर वो इसे गले लगा गया। आयत से बिछड़ने का करब इसके चेहरे पर यहाँ था। आज दूसरी बार वो इस मकाम पर खड़ा था। पहले भी वो ये दर्द बर्दाश्त कर चुका था, मगर इस बार इसने तस्लीम किया था। वो आयत के बगैर अपनी ज़िंदगी तसव्वुर नहीं कर सकता था। अस्पताल में खड़े होकर आज इसने इतराफ़ कर किया था कि वो आयत से बेपनाह मोहब्बत करता था। मोहब्बत तो इसे पहले भी आयत से थी, मगर ये मोहब्बत कितनी गहरी थी इसका अंदाज़ा आज इसे हुआ था। डॉक्टर प्लीज़ बताएं आयत कैसी है? हैदर ने इमरजेंसी रूम के बाहर डॉक्टर को रोककर सूरत हाल जानना चाहिए। देखें, हम कुछ नहीं कर सकते। अब जिस हाल में पेशेंट को लेकर आए हैं, ब्लड बहुत ज़ाया हो चुका है, ऊपर से ज़ख्म काफ़ी गहरे हैं। आपको हौसला रखना होगा, सब्र से काम लें। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कानों में पड़ते लफ्ज़ सुनकर मोमन को पेट में गिरे पड़ती महसूस हुई। आंखें हद दर्जा सुरख थी, मगर वो जब्त किए खड़ा था। अब खुश हैं आप? यहाँ क्यों बैठे हैं? जाएं ढोल लेकर आएं, चाहे खुशियाँ मनाएं। मेरी बेटी ने सुन लिया आपकी। मेरी बच्ची आपकी वजह से आज मौत के मुंह में चली गई है। यही चाहते थे ना? अल्लाह तकलीफ़ में देखें देखें इसे। आपको बचाने के लिए इसने खुद की जान खतरे में डाल दी। ऐसे बाप के लिए जिसने सारी ज़िंदगी इस मासूम की कदर नहीं की। मरियम बिलखते हुए जमाल का गिरेबान पकड़े खड़ी थी, जो खुद नदामत से सर झुकाए खड़ा था। जिंदगी में पहली बार इसका ज़मीर अंदर से इसे खाए जा रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ मार दिया हो। सारी ज़िंदगी इसने आयत को दर्द ही दिया था। आज फिर से वो इसकी वजह से दर्द में थी। अगर इसे कुछ हुआ ना तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। पापा, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा। याद रखिएगा, हैदर भी तब तक ज़िंदा है जब तक आयत की सांसें हैं। मेरी बहन किस कदर तकलीफ़ से गुजर रही है, आपको अंदाज़ा है? शायद अल्लाह आपको माफ़ करे। आपकी जाहलाना सोच की वजह से हम इस हाल में खड़े हैं। हो सके तो माफ़ी मांग लें। अल्लाह करे, हो सके तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें। हैदर को इस कदर गुस्से से जमाल की तरफ बढ़ा जब मोमन ने इसे रास्ते में रोक दिया और खामोश रहने का इशारा किया। मरियम हैदर के कहने पर जुनैन और सहर को लेकर एक तरफ चली गई। बेचारे बच्चे अब परेशान होकर रोना शुरू हो चुके थे। जमाल कंधे झुकाए वहाँ बड़े बेंच पर बैठ गया। हैदर और मोमन एक बार फिर से कॉरिडोर में चक्कर लगाने लगे। काफ़ी घंटों के बाद आयत को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। जब नर्स और हैदर और मोमन को अपने साथ अंदर ले गई, बाहर मरियम और जमाल बेचैनी से इसकी राह देख रहे थे। काफ़ी घंटों के बाद आयत को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। जब नर्स और हैदर मोमन को अपने साथ अंदर ले गए थे,
باہر مریم اور جمال بے چینی سے اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر بعد حیدر کو باہر آتا دیکھ کر جمال نے اس سے سوال کیا۔ مومن کہاں ہے؟ آیت کو ہوش آ گیا۔ مریم بھی لپک کر اس کے پاس آئی تھی۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہے حیدر؟ جمال نے خفگی سے اسے دیکھا تو حیدر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بلک بلک کر رونے لگا۔ اس کا انداز مریم اور جمال کے لیے گویا موت کا فرمان تھا۔ مریم تو وہیں اس کے پاس بیٹھ کر سکتے میں چلی گئی۔ جمال فرش پر ڈھہ سا گیا۔ میں گناہ گار ہوں اپنی بچی کا، میں گناہ گار ہوں، مارو مجھے، میں برا انسان ہوں، میں برا باپ ہوں، مجھے سزا دو۔ آیت کے غم میں ڈوبا جمال ہذیانی طور پر چلاتا ہوا خود کو مار بھی رہا تھا، مگر کسی نے اسے روکنے کی زحمت نہ کی۔ کرتا بھی کون؟ مریم خود مجسمہ بنی بیٹھی تھی، پھر حیدر ہی زبردستی دونوں کو اندر لے گیا۔ جیسے ہی حیدر انہیں اندر لے کر گیا، مریم جا کر آیت سے لپٹ گئی، جسے مومن نے بمشکل سے پرے کیا تھا۔ جمال کسی بت کی طرح دروازے میں رک گیا۔ ایسا لگتا تھا ساری توانائی ختم ہو گئی ہو۔ اس کی نظروں کے سامنے آیت بیڈ پر لیٹی تھی۔ چلیں اب ایک بار مل لیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ حیدر جمال کو کھینچ کر آیت کے پاس لے گیا۔ آیت میرا بچہ، مجھے معاف کر دو، بس ایک بار اپنے باپ سے بات کرو۔ جانتا ہوں میں اچھا باپ کبھی نہیں بن پایا، مجھے معاف کر دو، اپنے باپ کو معاف کر دو۔ جمال نے جھک کر آیت کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسی کمرے میں رکھے صوفے پر ایک بچہ سکون سے بیٹھا تھا، سارے سین کو لیس کھاتے ہوئے خوب انجوائے کر رہا تھا۔ وہیں سحر کو گود میں اٹھائے مومن نے حیدر کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا، جس نے جان بوجھ کر یہ ڈرامہ کیا تھا، ورنہ آیت خطرے سے باہر تھی۔ زخم بھرنے میں کافی وقت لگنا تھا، مگر خدا نے اس کی زندگی بخش دی تھی۔ یہی سب ڈاکٹر نے ڈسکس کرنے کے لیے دونوں کو اندر بلایا تھا۔ آیت کو نیند کے انجیکشن دیے گئے تھے، سارا راستہ صاف تھا۔ تبھی حیدر نے یہ ڈرامہ کیا۔ ایک بار جمال کو مزہ چکھانا چاہتا تھا اور وہ کامیاب رہا تھا۔ زنین نے جمال کو آیت کے سر کے پاس کھڑا دیکھ کر اسے پیچھے کیا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کی مما زیادہ بیمار نہ ہو جائے۔ بیٹا تمہاری مما اس دنیا میں نہیں رہی، جمال نے آنسو بہاتے اسے سمجھانا چاہا، جو بگڑے موڈ سے حیدر کو تو کبھی مومن کو دیکھ رہا تھا۔ میری مما بالکل ٹھیک ہے، ماموں نے آپ کو پاگل بنایا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جمال کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اس نے الجھن سے حیدر کو دیکھا، جو زنین کے لیز کا پیکٹ ہاتھ میں لیے مزے سے کھا رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم نے حیرت سے مومن کو دیکھا، جو کندھے اچکا گیا۔ حیدر، جمال نے قہر آلود نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ میں نے آپ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، میں تو بس رو رہا تھا۔ جمال کو دیکھ کر اس نے وضاحت کی۔ ایک پل کو جمال اور مریم بھی دنگ رہ گئے۔ واقعی اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اللہ نے میری بہن کو موت کے منہ سے نکالا تھا، میرے تو خوشی کے آنسو تھے۔ اس کا مطلب تم نے سچ میں ہمیں پاگل بنایا ہے۔ مریم ایک سکتے سے نکل کر دوسرے میں جا چکی تھی۔ الو کے پٹھے جمال نے اپنے پیر سے جوتا نکال کر اس کا نشانہ لگایا، جو باپ کی مار سے بچنے کے لیے مومن کے پیچھے چھپ گیا۔ بدتمیز! حیدر، تم نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ مریم نے اس کے کان کھینچ کر حساب برابر کیا۔ آپ کو ایک طرف لے جا کر کیسے بتاتا؟ پاپا وہیں تھے، انہیں شک ہو جاتا نا۔ حیدر نے ہنستے ہوئے مریم کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ انہیں آپس میں لڑتا جھگڑتا چھوڑ کر مومن کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے خدا کا شکر ادا کرنا تھا، جس نے اس کی زندگی لوٹا دی تھی۔ وہ آج اس پاک ذات کے در سے خالی نہیں لوٹا تھا۔ اب وقت تھا اور مومن کو اس کے دربار میں حاضری دینی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ آیت کے ہوش میں آتے مومن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے پوچھا، جو سر ہلا گئی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ہاں، اور اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ حیدر نے بیچ میں ٹپک کر بات کلیئر کی تو مومن نے کہکا لگایا۔ بالکل، اس نے حیدر کی بات کی تصدیق کی۔ جمال اور مریم بھی اندر آئے تو مومن وہاں سے اٹھ کر ایک طرف ہو گیا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ جمال نے مسکرا کر اس کا حال پوچھا تو آیت نے رٹک کر حیدر کو دیکھا، جس نے اسے خود کو دیکھتا پا کر آنکھ دبائی۔ ٹھیک ہے، اس نے ہولے سے جواب دیا، اب بھی پریشان تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارا گناہ گار ہوں، پر خدا نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں جانتا ہوں میرا رویہ قابل معافی نہیں۔ کیا تم سب بھول کر اپنے باپ کو معاف کر سکتی ہو؟ پہلی بار جمال کی آنکھوں میں خود کے لیے محبت دیکھ کر آیت خوشی سے نہال سی ہو گئی۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے چکر میں مجھے جوتیاں پڑ چکی ہیں۔ حیدر مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے بولا تو مومن پہلے کا منظر یاد کر کے اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، جمال نے اسے ڈانٹ دیا تو وہ منہ بسور کر رہ گیا۔ اس کی شکل دیکھ کر آیت کو بھی ہنسی آ رہی تھی۔ سنین آرام سے بیڈ کے اوپر چڑھ کر آیت کے پاس آیا۔ حیدر تو
अरे अरे करता रह गया, मगर वो अनसुना कर गया। फिर आयत की गाल और पेशानी चूम कर इसके पास लेट गया तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। लो जी, बाप को भी चांस दो यार, सारा प्यार तुम लुटा दोगे तो वो क्या करेगा। इससे पहले इसकी बात पर जमाल फिर से जूता उठाता वो कमरे से बाहर भाग गया, जबकि आयत शर्म से नजरें झुका गई। मरियम सहर और जुनैन को लेकर वहां से चली गई। जमाल भी बहाना बनाकर इनके पीछे चला गया। अब वहां आयत और मोमन ही थे। आयत, मोमन ने नरमी से इसे पुकारा तो इसने बंद आंखें खोल दी। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। एक बार तुमने पूछा था ना कि अगर मैं ना रही तो तुम क्या करोगे। पिछले कुछ घंटों में मुझे अच्छी तरह से एहसास हुआ है तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वीरान है। आगे से कभी ऐसा सोचना भी मत। जानती नहीं हो मैंने कितनी अजियत सही है। एक एक लम्हा यही दुआ मांगते गुजरा, तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। जानती हो आयत, किसी अपने का बिछड़ जाना बहुत तकलीफ देता है, मगर किसी ऐसे का बिछड़ जाना जो आपकी ज़िंदगी हो, जान निकालने के मुतरादिफ है। मुझे मोहब्बत है तुमसे, खुद से ज़्यादा। इसके अल्फाज सुनकर आयत को एक सुकून सा मिला था। इसने जो ज़िंदगी से चाहा था वो नेमतें खुदा ने तोहफे में दे दी थी। बाप का प्यार, शोहर की मोहब्बत, प्यार करने वाली माँ, इस पर जान निछावर करने वाला भाई, बच्चे, सभी रिश्ते अनमोल थे और यही रिश्ते इसकी ज़िंदगी का असासा थे। मोमन के होठों का लमस अपनी पेशानी पर महसूस करके वो सुकून से आंखें मूंद गई। जहाँ अंधेरे के बादल छट चुके थे, अब वहाँ ख्वाबों का जहाँ आबाद था, जिसमें वो और इससे जुड़े रिश्ते थे। बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती, बल्कि खुदा की रहमत होती हैं। कुछ लोग जो अक्ल से पैदल हैं, अब उन्हें ये बात समझ जानी चाहिए। इस तरह अपनी बेटियों की हक तलफी करना और कमतर समझना या बेटों को इन पर तरजीह देना बंद कर दें। इस तरह का काम अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी करने वालों को कभी पसंद नहीं करता। ऐसा रवैया अख्तियार करके ऐसे लोग खुद ही गुनाह के हकदार ठहरते हैं। जिस दिन से हमारे नबी ने हमें रोशनास करवाया, इसकी पैरवी करें और इस किस्म की जहालत का खात्मा करें। अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।